हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जेवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं मेडाइवल हिस्ट्री को ही। और यहां पे हम कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत, जो कि अपने आप में बहुत तगड़ा लेक्चर आज का होने वाला है। और ये बता दूं कि यहां से जो है मैक्सिमम सवाल पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, यानी कि इस सेशन को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको मैं जितना आज पढ़ा दूंगा ना, उसमें से ही आप देखिए कि पिछले 5-6 साल के अंदर जो है 30-40 सवाल आ गए हैं। तो आप समझो कि एक छोटे से सेक्शन से इतने सारे अगर सवाल आ जाएं तो उस सेक्शन को कभी भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। और आज अब जो है हम पढ़ने वाले हैं, अब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर ही। तो जितने भी लोग हों फटाफट से एक बार आ जाइए और आप प्लीज इस सेशन को जो है शेयर और लाइक जरूर कर दो, इतनी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इसके अलावा जितने भी लोग पीडीएफ के है ना, वो कुछ लोग तो यूं करके देख रहे होते हैं कि बस कहीं से पीडीएफ मिल जाए बस, है ना। उनको लगता है पीडीएफ ही उनका सब कुछ करेगी, वो पीडीएफ बाज होते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि पीडीएफ जो है ये फ्री कोर्स में चले जाना और ये एसएससी सीजीएल पे क्लिक करना। यहाँ हनुमान सीरीज है ना, यहाँ भगवान राम और हनुमान जी का नाम लेके इसको खोल लेना, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा जो बुक्स है, बुक्स को आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक हमारा बुक्स का सेक्शन होता है, यहाँ पे बुक्स का सेक्शन होता है, उस पर क्लिक करके आप बुक को ले सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। और ये हमारा पेड कोर्स है, बिल्कुल प्रीमियम वाला है, यहाँ पे भी बहुत कुछ मिलता है। तो इसमें जो है एक कूपन कोड है न्यू ईयर, या फिर आप एक कोड है रिपब्लिक, जब आप इसको खोलेंगे तो लगाइएगा। यहाँ पे अभी बहुत बड़ा ऑफर अभी चल रहा है, सिर्फ एक दिन के लिए वो ऑफर है, तो आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ से मैक्सिमम चीजें तो आपकी यहीं कवर हो जाएंगी और कहीं पे भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने इस सेशन को। हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। आ जाइए जितने भी लोग हैं, है ना। बहुत मेहनत लगाकर हर चीज का रिसर्च करके, वेल एनालिसिस करके ये सेशन आप लोग के लिए लेकर आए हैं। और यहां पे जो है आपको मैक्सिमम वो चीजें मिलेंगी जो पेपर में पूछी जाएंगी। ठीक है दोस्तों। और मजे मजे में हम सब कुछ कवर भी कर डालेंगे। आप मेरे को बताओ कि एक आदमी है जिसका नाम क्या था, सांग घोरी है। घोरी कुछ गोरी गोरी लड़की है। तो वो जो घोरी है वो देखिए, उसने भारत के ऊपर बहुत ज्यादा आक्रमण किए और कब्जा करने की कोशिश की, पृथ्वीराज चौहान को भी हरा दिया, है ना। अब जो है कंटिन्यूसली उसने पूरा बंगाल तक जो है रीजन कोशिश की कि इसको फतेह किया जाए। लेकिन इस सारे काम में वो सबसे ज्यादा हेल्प किसकी ले रहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक की ले रहा था, जो कि था उसका एक कमांडर या फिर जनरल, जो भी बोलना चाहे। अब वो जो बंदा है अपना मोहम्मद बिन सांग, अब पृथ्वीराज चौहान ने उसको मारा, ये तो आप एक नोवेल के हिसाब से बोल लीजिए, लेकिन रियल में जो बात यही है कि जब वो वापस लौट रहा था भारत को फतेह करने के बाद, कई सारे एरियाज को फतेह करने के बाद, तो बीच में खोखर्स ने उससे बदला लिया और यानी कि जाटों ने जो है उसको मारा था। बट मुद्दे की बात यह है कि उसके मरने के बाद जो है पूरा का पूरा राजपाट अब कौन संभालेगा? तो ये संभालने वाला जो व्यक्ति है, इसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि अब ये जो मेन कमांडर है, यही पूरे का पूरे एरिया को डिफाइन करेगा और दिल्ली सल्तनत के जो है शुरुआत कर देगा। यानी कि भारत के अंदर एक तरह से आप समझिए कि मुस्लिम एम्पायर की शुरुआत होने वाली है। पहली बार हिस्ट्री के अंदर भारत के अंदर इस्लाम के पैर पड़ने वाले हैं, आप ये समझेंगे, है ना। और आपको मैं बताऊंगा कि अकेला नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे बंदों को साथ लेके आ रहा है जो फैलाएंगे इस्लाम को भी यहाँ। और देखिए कि 2 सेंट्स को अपने साथ लेके आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि खुद क्या है, एक टर्क है ना। ये सब टर्किश लोग थे, ये आप ध्यान रखना। अगर कोई पूछ ले इनका ओरिजिन कहां से दिल्ली सल्तनत वालों का, दे आर टर्किश। ठीक है, टर्क से बिलोंग करते थे, तुर्की से। बट आप देखिए कि ये 2 लोगों को लेके आ रहा है। ये रहा वो कुतुबुद्दीन काकी, जो मैं इतनी देर से आपको बोल रहा था ना कि वो मोहम्मद बिन सांग की राह ताकता रहता था, उसके हमाम खाने में घुस जाता था। हैं सांग, तुम ये क्या कर रहे हो, जाओ अपना करियर बनाओ। ये रहा वो वाला काकी, है ना। सो बेसिकली ही इज द पॉलिटिकल गुरु, इनका ये एक तरह से पॉलिटिकल गुरु आप कह सकते हैं। और दूसरा जो है, अगर मोइनुद्दीन चिश्ती की मैं बात करता हूं तो ये आप इनका एक तरह से रिलीजियस गुरु इनके बोल सकते हैं, रिलीजियस प्रीस्ट या जो आप बोलना चाहें, है ना, उनके मौलवी हैं, जो भी आप कहना चाहें। बट अल्टीमेटली ये 2 व्यक्तियों को कुतुबुद्दीन ऐबक जो अपने साथ लेके आता है। और थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्योंकि वो दिल्ली सल्तनत बन रही है ना, ऑब्वियस ही बात है कि जब दिल्ली सल्तनत बन रही है तो यहाँ पे दिल्ली में किसको ठहराता है? ये काकी को दिल्ली में ही ठहरा देता है। ठीक है, ये काकी का बहुत दिल था यहीं पे रुकने का, तो काकी यहीं रुक जाते हैं। और इन्हीं की याद में जो है जब ये लुढ़क जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार बनवाता है, ये आप ध्यान रखना। और वहीं पे आप देखिए कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वो कहाँ रुकते हैं? वो अजमेर में रुकते हैं। अजमेर का कौन सा एरिया है? पृथ्वीराज चौहान वाला, याद कीजिए। और वहां पे जो है ये बनवाता है 2.5 दिन का झोपड़ा। कौन बनवाता है? ऐबक ही बनवाता है। तो ये आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। जो लोग भी ट्रैकिंग चिल्ला रहे हैं, मैं आप लोग को बता दूं भाई साहब, बहुत परेशान आप लोग करते हैं, है ना। और यकीन तो होता नहीं है लोगों को। तो एक बारी मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो, ये देख रहे हो,
रात रात भर बैठ के, पूरा पूरा दिन बैठ के, ये देखो कितने लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे, 36-37 लोग दिखा रहे हैं, सबका भेज दिया है भाई। एक ट्रैकिंग की लिस्ट ही तो देनी बाकी है ना। ये वो कंप्लेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कंप्लेंट आईडीज जितनी भी लोगों की कंप्लेंट्स थी। तो ये जो है ना, थोड़ा सा स्पैम करना बंद करो, हो गया है। आज रात तक वैसे भी आपको कंप्लेंट लिस्ट ही मैं पकड़ा दूंगा, ठीक है। तो प्लीज इस चीज के लिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। सब चीजों को, जिसकी भी किताब वापस आ गई थी या बीच रास्ते में अटकी थी, दोबारा भेज दी है, शेयर कर देंगे ट्रैकिंग आईडी। शांति रखो अब, ठीक है। अब इधर पढ़ाई पे भी ध्यान दो, पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे, ये दोनों के बारे में याद रखना। अब मैं आपको थोड़ा सा चीजों को लेके चलता हूं। आप देखिए कि जब हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ने वाले हैं तो यहां पे अलग अलग वंश आएंगे इनके, है ना। अब वो अलग अलग वंश है तो दिल्ली सल्तनत पूरी, लेकिन अलग अलग जो वंश हैं उनको याद रखने की क्या ट्रिक है और किस टाइम से किस टाइम तक है वो सारा हमें पता होना चाहिए। तो एक ये शॉर्ट ट्रिक है। पहले तो मैं हिंदी वालों को बता देता हूं, ये याद रख लीजिएगा सीधा सीधा। ये समझाने के तरीके हैं, कोई भी ऑफेंड नहीं होगा कि अरे गाली लिख दी, अरे इतना ज्यादा दिमाग लगाने लगे हैं। साला कोई गाली नहीं होती है ना। बहन का भाई जो है वो साला होता है। बहन का भाई कह रहा हूं, बहन का भाई तो वो खुद ही होता है ना। समझ जाओ यार, जिससे तुम्हारी शादी होगी उस लड़की का भाई जो होगा तुम्हारा साला होगा, तो उसको तुम साला बोलोगे तो गाली नहीं हुई, ऐसा समझ लेना, है ना। ज्यादा दिमाग मत लगाना। तो ये है गुड़ खा तू साले। तो ये जो गुड़ खा तू साले है, इससे आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं कि इसका पूरा पीरियड क्या है। गू से होता है गुलाम वंश, है ना, 1206 में स्टार्ट। फिर खा का मतलब है खिलजी वंश, 1290। तू का मतलब है तुगलक, ये है 1321 में। सा का मतलब सैयद है, ये है 1414। और ले का मतलब है लोधी वंश, ये है 1451 का। तो कुल मिला के ये आप हिंदी वाले जो है इस तरीके से इस पूरी की पूरी शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। और इंग्लिश वाले कैसे कर सकते हैं? शक्तिशाली। शक्तिशाली पता है ना, सबसे शक्तिशाली कौन है? तो ये बादशाहों की बात हो रही, तो शक्तिशाली आपको याद रखना है। और इसमें जितने भी वोवल्स हैं, वोवल हैं ए ई आई ओ यू, है ना, तो वो सारे काट दो। ये ए एक वोवल है, काट दिया। आई एक वोवल है, ए एक वोवल है, आई एक वोवल है, काट दिया। यानी कि बाकी का जो बच गया यही पूरा का पूरा ऑर्डर है। आप देख लीजिए, चाहे एस से हो गया स्लेव डायनेस्टी, के से हो गया खिलजी डायनेस्टी, टी से हो गया तुगलक डायनेस्टी, एस से हो गया सैयद डायनेस्टी और एल से हो गया लोधी डायनेस्टी। इस तरीके से आप जो है शक्तिशाली से भी याद कर सकते हैं। यानी वोवल्स को वहां से हटा दीजिए शक्तिशाली में से, तो आपका जो है आ जाएगा। शक्तिशाली बोलना है, लेकिन श नहीं बोलना, शक्तिशाली बोलना है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इससे ये पता लग जाएगा कि भैया कौन कब आया है। और इनके बारे में, इनका टाइम पीरियड आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन किस टाइम पे आया, नहीं तो आप पेपर में नहीं कर पाएंगे। कई बार वो ऑर्डर वाले क्वेश्चन पूछ लेता है। और स्पेशली जब हम मेंस का पेपर देखते हैं, तो मैंने सारे पेपर जितने भी हैं सब चीजें एनालाइज की हैं, वहां से ये पता लगता है कि इनका कई बार तो इन्होंने करवाया क्या क्या काम है उसका भी ऑर्डर पूछ लेता है। तो अगर उसका भी ऑर्डर पूछ लेगा तो आपको तो जब इनका खुद का ही नहीं ऑर्डर पता, तो वो कहां से कर दोगे? वो तो फिर क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे, स्टेटमेंट वाले या मैच द फॉलोइंग वाले। तो वो जो है लॉजिकल क्वेश्चन तभी आप कर पाओगे अपने लॉजिक से, जब थोड़ा थोड़ा आपको चीजें पता होंगी। अब सबसे पहले जो गुलाम वंश है या फिर कहें कि स्लेव डायनेस्टी, ये 1206 से 1290 के बीच में आएगा। और स्लेव डायनेस्टी को शुरू कौन करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा, जो कि मोहम्मद गौरी का या फिर कहें कि मोहम्मद बिन सांग का जो है एक कमांडर रहा। उसके बाद खिलजी वंश आएगा, अलाउद्दीन खिलजी है, चचा जान, वही वाला, तो वो आएगा, है ना। वो 1290 से 1320 का टाइम पीरियड है। फिर आएंगे तुगलक्स, तो मोहम्मद बिन तुगलक, अगर मैं बोलूं तो पागल राजा जिसको हम बोलते थे, ये वही है ना। तो 1320 से 1414, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक इसका फाउंडर नहीं था, वो वहीं पे बताऊंगा, है ना। गयासुद्दीन है, तो उसका वहीं पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद सैयद डायनेस्टी की बात करें तो 1414 से 1450 तक है। और लोधी की बात करता हूं तो 1451 से 1526 है। अब इसके बारे में कुछ खास बात भी मैं बता देता हूं। अगर कोई पूछ ले आपसे कि सबसे शॉर्टेस्ट डायनेस्टी जो रूल करके गई, तो ये इनका जो पीरियड है ये शॉर्टेस्ट है। सबसे छोटी जो है वो सैयदी है, यानी ये बहुत कम समय के लिए आए और लुढ़क गए। और सबसे लंबा जो राज करके गए हैं इनमें से लॉन्गेस्ट वाली जो है वो कौन से? तुगलक है, लॉन्गेस्ट, ठीक है भाई। लॉन्गेस्ट जो डायनेस्टी है वो तुगलक है, ये आप ध्यान रखना। और एक जो चीज और मैं आपको बड़ी मजेदार बताता हूं। आप देखिए कि एक अभी अभी सवाल लेटेस्ट में आया है, अभी मेंस के पेपर के अंदर, लेटेस्ट में एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर सवाल एक आया है कि ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, देखो शुरू में इनकी जो दरगाह है ना वो इतनी फेमस नहीं थी, ये मैं आपको बता दूं। आज की डेट में तो जैसे बहुत भीड़ लगती है, लेकिन तब नहीं थी। तो वो जो दरगाह है वो कब फेमस हुई थी? ये पूछा गया था पेपर में कि सबसे पहला कौन सा बादशाह था जो इस दरगाह पे गया था। तो लोगों को लगता है कि शायद कुतुबुद्दीन ऐबक था। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक तो इनको लेके आया था, है ना।
जो इनकी दरगाह है वो इनके मरने के बाद बनेगी, ना कि इनके जिंदा जी बनेगी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसका उत्तर नहीं हो सकता है। थोड़ा लॉजिकल सेंस भी लगाना है कि दरगाह की बात हो रही है तो मरने के बाद इंसान का ताबूत होता है वहां पे, है ना, गाड़ा जाता है, जिंदा जी किसी को नहीं गाड़ा जाता। तो कॉमन सेंस भी लगानी होती है। तो ये जो चीज है ये तुगलक से है। ये मोहम्मद बिन तुगलक जब यहाँ पे पहली बार आया तो उसके बाद वो बहुत जगह, वो जो जगह थी वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई, है ना। जैसे मोदी जी मान लो कि कहीं पे चले गए, आज मान लो वो लक्षद्वीप चले जाएं या किसी भी आइलैंड पे चले जाएं, तो वो आइलैंड की जो है आवाजाही बढ़ जाएगी। या फिर हक्की पिक्की ऑयल है, जैसे वो हक्की पिक्की कम्युनिटी का जो तेल है ना, आदिवासी हेयर ऑयल, मोदी जी ने एक बारी एक कमेंट में बोल दिया हक्की पिक्की, और तुरंत जो है सब पागल की तरह हक्की पिक्की ऑयल, आदिवासी ऑयल कर करके आप देखिए हर दूसरे दिन आपको हक्की पिक्की आदिवासी ऑयल दिखेगा। तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो सबसे पहले जो है चिश्ती की दरगाह पे गए थे और उसके बाद जो है ये बहुत फेमस हो गई थी। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ये फर्स्ट था, फर्स्ट किंग जो इस दरगाह पे गया था, जिसके बाद ये बहुत फेमस हो गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं बहुत सारे पॉइंट्स है, छोटे छोटे हुक्स हैं, सारे बताते जाऊंगा, पर ये डेट्स आप याद कर लीजिए, अपने दिमाग में छाप लीजिए, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं करना। सबसे पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी है, इसी को ही गुलाम वंश भी बोल देते हैं, और इसी का एक और भी नाम है, ये आप ध्यान रखना, मामलुक। मामलुक भी इसी को बोल देते हैं, और मामलुक के अलावा एक और है इलबारी, ठीक है, तो इनको इलबारी भी बोल देते हैं, इलबारी डायनेस्टी भी बोल देते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। 3-4 पॉइंट मैंने यहां पे बता दिए, कंफ्यूज आपको नहीं करना है। चलो अब मैं देखिए कि कुछ कुछ ध्यान आपका आकर्षण लेके जाता हूं वापस से, कि मैंने आपको कासिम के बारे में बताया था। कई बार पेपर में पता है ये इन्वेडर्स के बारे में किस टाइप की चीज पूछता है, ये पूछता है कि भारत के अंदर सबसे पहला मुस्लिम इन्वेडर कौन आया था। तो मैंने आप लोग को बताया था कि अरब से कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था। अरब कॉन्क्वेस्ट, सिंध कॉन्क्वेस्ट आप याद कीजिए, उससे आपको पता लग जाए अरब सिंध कॉन्क्वेस्ट जो है। और ये जो आदमी है, अगर ये कौन है, ये मुस्लिम है। तो मैंने भाई आपको बोला है कि पहला कदम जो है इसने रखा है, लेकिन डायनेस्टी की शुरुआत नहीं की है यहां पे, है ना। ये नहीं है कि कोई पूरा स्प्रेड कर दिया। तो ये पहला इन्वेडर है, इसीलिए मैंने लुटेरे का नाम दिया है इसको, इन्वेडर का, यानी इसने अपनी सल्तनत यहां नहीं कायम की है। दो ये उनसे टैक्सेस वगैरह जो भी चीजें ले रहा था, लेकिन कहने का मतलब है पूरा कायम नहीं किया है, ये आपको समझना है। फिर अगर आपसे पहला टर्क इन्वेडर पूछ ले कि जो टर्क था, मोहम्मद बिन सांग उसका उत्तर हो जाएगा, नहीं सॉरी मोहम्मद बिन सांग कह रहा हूं, महमूद गजनी उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। गौरी मत कर देना, गजनी उसका उत्तर है, ठीक है भाई। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि गजनी ने जो है सोमनाथ का टेंपल कौन सी रेड पे, कौन सी भी रेड, 17 रेड उसने मारी है भारत के ऊपर, तो वो कौन सी भी रेड थी जिसके अंदर जो है उसने सोमनाथ का टेंपल लूटा था? अगर कोई भी बच्चा कमेंट करके बता दे तो मजा ही आ जाएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल हो जाएगा। कौन बोल रहा है ये 10% हुआ? बदतमीजो, अपना खोल के तो देख लो उसको, कंटेंट को। यार कैसी बात करते हो यार, इस तरीके से बात करते हो ना, तब मेरे को बहुत गुस्सा आता है। बायो पूरी हो गई, पॉलिटी पूरी हो गई है, हिस्ट्री पूरी हो गई, उसके अंदर ये 10% होता है, बताना। केमिस्ट्री उसमें चल रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी हो गई है, उसके बाद दूसरी वाली केमिस्ट्री चल रही है, ये 10% होता है? बताओ जो जरा मुझे। 60% से ऊपर कंटेंट हो गया, और बीओडी 1 में भी सारा कर रखा है। बीओडी 1 खोल के देखो, 35 घंटे की तो मैंने उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ा रखी है। क्या होगा यार, कुछ भी बोलते हैं। चलो इधर पढ़ाई पे ध्यान दो, मतलब आलतू फालतू की बातों पे ज्यादा देना है। तो आप ये देखिएगा कि महमूद गजनी जो है, इसने कौन सी भी रेड में किया था। हाँ बहुत बढ़िया बच्चों ने बताया, 17वीं नहीं है भाई, वो 17वीं वाली नहीं है, वो तो खोखर्स के साथ उसने जो उसके क्लैश वगैरह होते रहे थे। 16वीं रेड में उसने जो है सोमनाथ के टेंपल पे किया था। 16th रेड जो थी, 16th रेड जो थी वो सोमनाथ पे थी, ये आप ध्यान रखना। कई बार पेपर में वो रेड का नंबर भी पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पहला टर्क इन्वेडर जो है वो गजनी है, और पहला मुस्लिम इन्वेडर अगर बोलेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम है। ये आपको डिस्टिंग्विश करके रखना है, इनको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। और अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि पहला अफगान बादशाह कौन होगा, है ना, फिर सेकंड अफगान बादशाह कौन होगा, मेन वो भी आपको मैं बताऊंगा। अफगानियों के बारे में भी अभी बताऊंगा। अभी मैंने टर्क्स के बारे में बताया और मुस्लिम्स के बारे में, अफगानिस्तान वालों के बारे में, अफगानों के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, है ना। तो वो लोदी में बताऊंगा, बहलोल लोदी जो है वो फर्स्ट अफगान एम्पायर क्रिएट कर रहा है, और उसके बाद जो शेरशाह सूरी सेकंड अफगान एम्पायर क्रिएट कर रहा है, वो दो अलग है, ठीक है। तो इनके साथ उनको कंफ्यूज नहीं करना है।
अब आप देखिए कि यहां पे खेल सारा क्या चल रहा है, पूरा का पूरा राजसत्ता का चल रहा है। और ये आप देखिए कि लगभग घोरी ने अपने कार्यकाल में जो है अपने कमांडर्स को भेज भेज के ये पूरा का पूरा जो है एरिया फतेह कर लिया। अब यहां पे अगर एरिया में देखते हैं तो ये एक जगह है थट्टा, ये आप याद रखना सिंध के अंदर है थट्टा, है ना। ये शाहजहां के टाइम में भी मैं थट्टा के बारे में बताऊंगा, वो यहां पे भी कुछ बनवा रहा है एक मोन्यूमेंट, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि थट्टा भी एक जगह है, ये कहां पे सिंध के अंदर है। और इस तरफ मुल्तान है, मुल्तान को ऑलरेडी कब्जा कर रखा है, लाहौर पे कब्जा पहले से ही है, यानी पंजाब का और ये पूरा का पूरा पाकिस्तान वाला एरिया जितना भी है ये तो पहले ही इनके हाथ में है। और साथ के साथ आप देखिए कि यहां पे दिल्ली आगे बढ़ रहे हैं तो दिल्ली का एरिया भी जितना भी है वो भी इनके हाथ में। अभी साउथ में कोई भी नहीं जा रहा है, ये ध्यान रखना है, शुरुआत में साउथ में नहीं गए हैं। और ऐसे ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो इधर जो है यूपी बिहार वाला एरिया हो गया और आगे चल के जो है वो बंगाल वाला भी कुछ भाग आप ये समझ सकते हैं। लेकिन होता क्या था कि जब भी मान लो कोई बादशाह लुढ़कता है तो हर कोई अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेता था, क्योंकि ये सामंत बन जाते थे, बाद में फिर खुद को इंडिपेंडेंट भी घोषित कर लेते थे, ये हर जगह पे चलता था। ठीक है, तो ये जो है बाद में इस पूरे के पूरे एरिया को कैप्चर करने में बलबन का बहुत बड़ा रोल रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनको जो है सबसे ज्यादा जो परेशान करेंगे ना एक तरह से, जैसे आप देखिए कि दिल्ली सल्तनत में जो सबसे ज्यादा इनको दुखी करने वाला है वो यहां से जो है तिमूर रेड मारा करेगा। यानी इन लोगों, ये पहले हम पे रेड मारते थे भारतीयों पे, है ना, हिंदू एम्पायर्स पे, अब इनके ऊपर रेड कौन मारा करेगा, तिमूर मारा करेगा। वो कौन है, एक मंगोल है। तो ये आपको ध्यान रखना कि पूरी दिल्ली सल्तनत में मंगोल्स का जो इन्वेजन है ना वो बार बार चलता रहेगा। ठीक है, मंगोल्स का इन्वेजन, तिमूर कोई अभी नहीं आएगा, तिमूर आगे चल के आएगा, है ना। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि मंगोल्स जो है बार बार यहां पे आएंगे, चिंके वो छोटी छोटी आंख वाले, और कत्लेआम करके और लूटपाट करके चले जाया करेंगे। तो ये रेगुलर में रहेगा इनका। तो मैं बहुत अभी भैया इनकी एक एक लस्सी करने वाला हूं, जिस रूलर ने जो जो किया है ना सब बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो उसमें आपको और मजा आएगा। तो कुल मिला के ये पूरी की पूरी एरिया जो बनता है ये मामलुक सल्तनत बनता है। और यहां पे देखिए कि ये मेनली जो ऑपरेट करते थे वो लाहौर से करते थे, यानी कि ये कैपिटल अपनी जो है मेजरली लाहौर को रखने की कोशिश किया करते थे। और फिर जो है आगे बाद में जब हम देखेंगे तो इल्तुतमिश जब आ जाएगा, उसको हम रियल फाउंडर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपनी कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करेगा। तो दिल्ली सल्तनत जब मैं इसको बोल रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो व्यक्ति दिल्ली में आके रहेगा और उसको अपनी कैपिटल बना लेगा उसी को तो दिल्ली सल्तनत का रियल वाला फाउंडर माना जाएगा ना। तो फिर वो जो है हम इल्तुतमिश को बोलेंगे, वो नेक्स्ट आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आएगा। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है जो मैंने आपके सामने क्रिएट कर दिया है कि अगर कोई पूछ ले कि पहला दिल्ली का सुल्तान कौन है ना, तो पहला दिल्ली का सुल्तान अगर आप बोलोगे तो आप ऐबक को नहीं बोल सकता, आप इल्तुतमिश को बोलोगे, क्योंकि ही इज द रियल सुल्तान ऑफ दिल्ली। वो दिल्ली में आके कैपिटल बना के रह रहा है, ना कि ऐबक तो लाहौर में बैठा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वैसे भी वो अपने आप को कोई सुल्तान का टाइटल दे भी नहीं रहा है, मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, वो अपने आप को एक तरह से घोरी का दास ही माना करता था। तो अपने आप को बहुत छोटे छोटे टाइटल देता है, ये आपको माइंड में क्लियर रखना है कि आप कंफ्यूज मत कर देना। हाँ, अगर कोई इसको दूसरे एंगल से पूछे, मैंने तो सुल्तान की बात की अभी, है ना, फर्स्ट सुल्तान जो है हम इल्तुतमिश को बोल रहे हैं, लेकिन अगर पहला शासक बोल दे है ना, तो शासक में बात अलग हो जाएगी, वो सुल्तान नहीं होता है। शासन तो कोई किसी के बिहाफ पे भी कर सकता है। अब महामहिम भीष्म जो हैं, उन्होंने देखिए कि खुद राजगद्दी पे नहीं बैठे, लेकिन बहुत सारा समय उन्होंने शासन तो किया ना, तो वो किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही आपको समझना है कि शासन की बात अलग है। शासन में अगर पहला शासक बोल दिया जाएगा फिर तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही आएगा, लेकिन सुल्तान की बात करेंगे तो फिर वो आपका जो है इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है भाई। और ये पूरा का पूरा जो टाइम चल रहा है ये गुलामों का टाइम चल रहा है, गुलाम वंश का टाइम चल रहा है। एक्चुअली में इस टाइम पे जो है आप समझना कि इवन ये यहाँ पे जो रेड्स भी डालते थे, इवन चाहे मंगोल्स हो चाहे कुछ हो, ये रेड्स डालते थे और उस तरफ जो है औरतों को सेक्स स्लेव बना के लेके जाया करते थे और वहां पे पूरे बाजार लगा करते थे, है ना। वही सालों ने थाईलैंड बना रखा था वहां अलग से, है ना। तो यहां से उठा उठा के वहां पे लेके जा रहे हैं और बेच रहे हैं भाई, अलग ही इनके तो गेम ही अलग चल रहा है, अलग ही शौक चल रहे हैं। बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, है ना। तो इनके अलग ही शौक चल रहे हैं, ये अंदर से भरे हुए लौंडे है ना। तो उधर से आते हैं छोटी छोटी आंख वाले चिंके ऐसे ऐसे करते करते और उठा के ले जाते हैं। कोई रेप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, रास्ते में उनके साथ दुष्प्रचार हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, दुर्गति करके रखी हुई है। और बड़े बड़े पिंजरे बना रखे हैं, वहां पे ठूस रखा है पागलों की तरह औरतों को, और वहां पे जो है ताले लगा के उनको लेके जा रहे हैं। ऐसे ही जो है स्लेव्स के पूरे पिंजरे बना रखे हैं और उठा उठा के इनको वहां पे लेके जाके टके टके में बेच रहे हैं। इतना तो बुरा हाल इन लोगों ने कर रखा है ना। कुल मिला के बात यह है कि औरतों को तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिफाई यहां पे कर दिया गया है, औरत की तो कोई वैल्यू है ही नहीं है। और वो हमें अभी देखने को भी आगे मिलेगा जब मैं रजिया सुल्तान की कहानी बताऊंगा। तो ये खुद की महारानी को नहीं छोड़ रहे, है ना। बाकी को तो छोड़ो, बाकी तो लोगों की क्या ही औकात रहेगी। आप सोचो, आम इंसान की तो क्या ही औकात रहेगी जहां पे ये खुद की महारानी के साथ ही क्या कर रहे हैं, है ना। तो वो तो एक अलग ही खेल है। तो कुल मिला के ये पूरा कॉन्टेक्स्ट मैंने रच दिया है कि भैया हो क्या रहा है यहाँ। अब आपको सारी चीजें आगे समझ में आ जाएंगी। ये हिंदी वालों के लिए लिख दिया, ये पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो, मामलुक डायनेस्टी जो है वो शुरू हो गई है। इसका टाइम पीरियड है 1206 से
1290 के बीच में। और मामलुक बोले तो मामलुक का मतलब होता है स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश बोल दे, सब एक ही बात है ना। या इलबारी डायनेस्टी आप कह लो एक तरह से। इलबारी हालांकि इल्तुतमिश से ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा, तो आप इल्तुतमिश से एक तरह से स्टार्ट कर सकते हैं इलबारी। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं कि गुलाम और मामलुक में क्या अंतर होता है। यूजुअली क्या होता है, गुलाम इज समथिंग की जिसका मास्टर उसे हो सकता है बेकार ट्रीट करता हो, है ना। गुलाम को तो मार पीट करके भी रखा जा सकता है, लेकिन मामलुक वो व्यक्ति होता है जिसका जो मास्टर है, जिसका जो मतलब जिसने उसको क्या कहते हैं उसको खरीद रखा है, वो उसको प्यार से रखे। एक कुत्ता वो हो गया जिसको आप मार पीट करके रख रहे हो गुलाम बना के, और एक कुत्ता वो हो जाता है जिसको आप बहुत पुचकार के रख रहे हो, एसी में सुला रहे हो। वैसा वाला हाल है यहाँ पे। तो मामलुक एक तरह से वफादार हो गया अपने मालिक का, और मालिक उसे पुचकार के रखता है, उसको मामलुक बोल देते हैं। या फिर कई बार मामलुक की डेफिनेशन ऐसे भी हो जाती है कि जो व्यक्ति बाय बर्थ स्लेव नहीं है लेकिन वो आगे स्लेव्स का बच्चा है एक तरह से, उसको भी कई बार मामलुक बोल दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर कोई पूछ ही ले तो आप बता सकते हैं। अब फाउंडर की बात करता हूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इस पूरी की पूरी डायनेस्टी का फाउंडर है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, कौन कह रहा है कि ये वीडियो पेड बैच में नहीं आती है? जरा कल उठा के देखा तुमने एंशिएंट का बैच? एंशिएंट हिस्ट्री का बैच उठा के देखिए भाई साहब, वहां सारा तो डाल दिया। मेडाइवल के अंदर उठा के देखिए, कल जो डाली थी वो मेडाइवल के अंदर डाल दी। आप लोग देखते ही नहीं हो, इसका मतलब है बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं है ना। आप देखिए जरा, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ऐसी बातें करते हैं, मतलब ऐसे ब्लेम लगाने में तो लोग इतना शातिर है ना। मतलब आप मेरे को बताओ, ये बैच है, ये एंशिएंट हिस्ट्री है, इसमें एक वीडियोस का फोल्डर में ये देखो कितनी सारी मैंने डाल दी, वो सारी की सारी डाल दी है ना। और साथ में इनको मैं अभी शिफ्ट करके ये लेक्चर में ही डालूंगा। ये मैंने इसीलिए थोड़ा सा अलग, ये देखो यहाँ पे ये गुप्ता वाली भी डाल दी, तो डाल तो दी सारी की सारी। इसके अलावा आप मेडाइवल में जाके देखिए, और यहाँ पे कहाँ गया अरब वाला, ये रहा अरब अफगान, ये डाल दिया। तो ऐसा मत बोलो यार, पता बहुत दुख होता है कि जब आप खुद चेक नहीं करते हैं और उसके बाद आप बोलते हैं कि नहीं नहीं जी आपने तो ये चीज कराई ही नहीं। करा सब कुछ रखा है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, चीजों को ढंग से पढ़िए। आपको अगर क्रैक करना है एसएससी, इतना आसान नहीं है ना। अगर इतने भी चौकस नहीं हो सकते हैं तो कैसे क्रैक करोगे भाई? कैसे होगा पेपर क्लियर? मैं तो ये सोचता हूं, है ना। तो थोड़ा सा तेज तरार बनिए, चीजों को देखिए भी, रिफ्रेश करके देखा करो, है ना। चलो, इसके बाद आप देखिए कि इसने जो है टर्किश कल्चर ही एक तरह से भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, क्योंकि है ही टर्क था और गुलाम था किसका? घोरी का गुलाम था। और इसने कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं किया एक्सेप्ट। तो मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर फाउंडर बोल दे तो ये आ जाएगा, लेकिन रियल फाउंडर जो वो इल्तुतमिश ही माना जाएगा। हाँ, पहला शासक भी यही हो जाएगा, ठीक है। और कैपिटल इसने लाहौर को बना रखा था, अभी मैं मैप के अंदर ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। अब ऐसा बोला जाता था कि बहुत दरिया दिल है, दरिया दिल है तो बहुत लुटाता है अपने खजाने को, तो लाख बख्श भी इसको बोल दिया जाता था, ऐसा बोलते हैं लोग। या फिर इसने एक टाइटल मालिक का ले रखा था, मलिक है। या फिर एक सिपा सलार। सिपा सलार किसका सिपा सलार? मोहम्मद घोरी का सिपा सलार। अपने आप को बोलता था कि मैं तो घोरी का सिपा सलार हूं, यानी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वफादार ज्यादा था, या जो भी कहिए, एक तरह से अपनी ऑथेंटिसिटी क्रिएट करनी थी कि घोरी का नाम लेकर और खुद राज करना है ना, ताकि कोई ऑफेंड ना हो। और ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो मेन गेम चलता था वो खलीफा के साथ चलता था, है ना। वो जो उस तरफ जो है फारसियों का जो खलीफा है उसके साथ इनके कनेक्शन रहते थे। सब लोग अपने आप को यही बोलेंगे कि हम खलीफा के गवर्नर है, ताकि मुस्लिम जगत का जितना भी सपोर्ट है इनको मिलता रहे। और यहाँ पे फिर धीरे धीरे आप देखिए पूरे पैर पसारने शुरू कर देंगे। यानी एक तरह से आप समझिए कि इस्लाम के पैर पड़ चुके हैं भारत के अंदर। अब पूरा भारत जो है वो आप समझो कि लाल से हरा होने वाला है, ऐसा आप इसमें समझ सकते हैं। ये हिंदी में मैंने डाल दिया है। और इसने एक और खास चीज की थी, ये कुतुब मीनार जो है ना, वो भी इसी ने स्टार्ट करवाई थी। आगे कौन रेनोवेट करवाएगा इसको, क्या कौन पूरी करवाएगा, वो हम आगे की बात करेंगे, बट स्टार्ट इसी आदमी ने करवाई है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्टार्ट करवाई है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। 2-1 फ्लोर तो इसके टाइम पे बन गए थे, पर पूरे नहीं बने थे। अब बिल्डिंग की बात, कुतुब मीनार की कई बार हाइट पूछ लेता है, तो हाइट जो है इसकी 73 मीटर है, और ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। आप देखो कि आर्किटेक्चर के बारे में कई बार पूछ लेता है ना, तो इसमें देखिए कि इंडियन भी है और इस्लामिक भी है, दोनों चीज हैं। और इस्लाम वाले बना रहे हैं तो इस्लामिक तो हो गई, तो इसको इंडो इस्लामिक बोल देते हैं। कई बार किसी बड़े बड़े मोन्यूमेंट का ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से स्टोन का बने, जैसे कई मोन्यूमेंट रेड स्टोन, सैंडस्टोन के बने होंगे, कोई जो है जली हुई ईंटों के बने होंगे, उनके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2-4 चीजें जो है ध्यान में रखनी है। तो ये आपका इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हो गया। मेरे को ये बताइए, क्या कोई बच्चा बता सकता है कि कुतुब मीनार के अंदर कितनी सीढ़ियां हैं? ये मेरे को बता दो। अगर कोई बच्चा बता दे कि कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियां हैं तो मजा आ जाएगा, है ना। आप देखिए आगे है कुव्वत उल इस्लाम। ये इंडिया की फर्स्ट मॉस्क मानी जाती है, जो कि है दिल्ली के अंदर। और ये पेपर में एक बार आया था कि कब इसने बनवाई थी, तो ये इसका टाइम पीरियड है 1192 से 1198 एडी में, यानी कि कंप्लीट जो हुई है वो 1198 एडी के आसपास में हुई है। और देखो एक और भी है,
एक चेरा मंजूमा जिसको बोलते हैं। तो हालांकि मॉस्क तो सबसे पहली चेरा मंजूमा ही है, लेकिन चेरा मंजूमा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कई लोगों को समझ नहीं आएगा क्या बोल रहा हूं मैं। चेरा मंजूमा, ठीक है तो ये फर्स्ट मॉस्क, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई इबादत अता ही नहीं होती है, तो जब होती नहीं है नमाज अता, इबादत ही नहीं होती है, तो फिर उसको हम मॉस्क का नाम नहीं दे सकते। इस वजह से जो है आप यही बोलेंगे कि कुव्वत उल इस्लाम जो है वही भारत की पहली मॉस्क हो जाएगी, क्योंकि जो इनका पूजा पाठ है या नमाज अता है वो वहीं पे हो रही है, ठीक है भाई। अब ये आदमी जो है, ये बोला जाता है कि मरता कैसे है, तो एक दिन घोड़े पे बैठ के पोलो खेल रहे थे भाई साहब, है ना, दे पोलो पे पोलो, दे पोलो पे पोलो, तो इसकी पोलो बना दी है ना घोड़े ने भी, घोड़े से गिर गया भाई साहब। बताओ तुम्हें शौक क्या था भाई घोड़े पे बैठ के और यूं खेलने का, है नीचे खड़े होकर हॉकी खेल लेते। किसने कहा था घोड़े पे बैठ के खेलने को पोलो, जब नहीं खेली जाती, बुढ़ाऊ तुम हो गए हो, है ज्यादा तेज बन रहा था, तो घोड़े ने मार दी दुलत्ती और घोड़े ने इसको गिरा दिया नीचे, उसके बाद ये लुढ़क गया, उसी टाइम ये अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये ऐसा बोला जाता है कि चौगन खेलते हुए या पोलो खेलते हुए जो है लुढ़क गया था। तो ये आप ध्यान रखना कि 1210 में जो है प्लेइंग चौगन और पोलो एक ही बात है। तो घोड़े पे बैठ के वो गेंद मार रहा था, तो ऐसे करके ये लुढ़क गया, बस ये समझना है आपको। अब जब ये लुढ़कता है तो उसके बाद अगला शासक कौन आएगा वो आपको ध्यान रखना। अच्छा, अगला शासक के बारे में बाद में बताता हूँ, इसने जो मॉन्यूमेंट्स बनाए वो भी देख लेते हैं। तो ये तो मैंने बता ही दिया है कि इसने जो है काकी की याद में क्या बनवाया है, कुतुब मीनार हो गया है ना, और जो आपका ये क्या बोलते हैं इसको, मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है। ये दोनों मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। ये रहा 2.5 दिन का झोपड़ा, ये झोपड़ात, ये हमारी टीम के बंदे यार ये अलग ही हैं, इनका भी ये भी भरे पड़े हैं अंदर से। ये देखो झोपड़ा लिखना है और धार्मिक बात चल रही है, साथ में लिख दिया रात, है आज की रात, ये अलग ही चल रहा है इनका, है ना। ये रात नहीं आएगा, झोपड़ा, ठीक है। चलो, ये रात को मेरे को लगता है कि गाना सुन रहा था आज की रात, और साथ में कंटेंट राइटर ने लिख दिया वहां पे झोपड़े के साथ झोपड़ात, है रात। तो उसका जो दिल करता है, हमारे कंटेंट राइटर भी ऐसे हैं ना, एक से बढ़ के एक। ही पैट्रोनाइज राइटर्स लाइक हसन उन निजाम। अब ये जो अगर पूछ ही ले आपसे पेपर में कि इसके कोर्ट पोइट्स या किनको इसने सम्मानित किया था, तो हसन उन निजामी जो है, एक तो ये ऑथर हो गया, और ये जो है ऑथर किसका है, ताज उल मसीर का है। अगर इसकी किताब पूछ ली जाए तो ताज उल मसीर, ये कई बार पेपरों में आ जाती हैं चीजें, ये अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। एक और इसका जो है इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो ताज उल मसीर में लिखी गई है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट ऑथर है फखरे मुदब्बिर। फखरे मुदब्बिर ने क्या लिखा है, ये इसका थोड़ा सा मुश्किल है याद करना, बट थोड़ा थोड़ा एक माइंड में रखना तो वहां से याद रहेगा, क्योंकि इतना अजीबोगरीब आ जाए तो समझ लेना कि फखरे मुदब्बिर ने ही लिख रखा है, और किसी का भी आगे इतना अजीबोगरीब नाम नहीं है। तो इसने लिखा है शजाराए अंसाब और अदब अल हर्ब व अल शजा। तो ये शाजा जहां पे आ रहा है, आप समझ लेना ये मुदब्बिर की बुक्स हैं, या इसने ये सब कंटेंट लिखा हुआ है, तो ये मुदब्बिर हो गया। और दूसरा हो गया हसन उन निजामी, और हसन उन निजामी ने लिखा है ताज उल मसीर, जो कि हमें पहली बार बताता है कि फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत की। तो यहां से आपको रियल हिस्ट्री इनकी पता लगती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसके बाद एक शासक आता है जो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है, इसका नाम है आराम शाह। 1210 एडी में ये गद्दी पे तो बैठता है, लेकिन बहुत ही इनकेपेबल होता है, और जैसे ही ये गद्दी पे बैठता है तो फिर आपको पता ही है कि कोई बादशाह लुढ़कता है तो उसके बाद गद्दी को हथियाने के लिए बहुत सारे जो है जद्दोजहद चल पड़ती है। अब जो जितना तगड़ा है वो अपने डंडे का जोर चला के जो है सारा का सारा खेल बदल सकता है। और यहां पे आप देखिए कि ये तो इनकेपेबल है, अब नहीं सर्वाइव कर पाएगा तो फिर मरेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द गेम फॉर द किंग्स, है ना, गेम ऑफ थ्रोन्स है यहाँ पे, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही होगा, और खून का गंदा खेल चलेगा यहाँ पे, सीधी सी बात है। अगर राज भोगना है तो खून करने पड़ेंगे, कितने भी हो सकते हैं वो, है ना, और घर वालों के भी हो सकते हैं और बाहर वालों के भी हो सकते हैं। तो यही है राज का नियम ही ये है भाई साहब, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो इल्तुतमिश है वो है सन इन लॉ ऑफ ऐबक, यानी कि ऐबक की लड़की फंसा ली इसने। ये देखो, ये एक से बढ़ के एक है यहाँ पे, है। इसको इतना क्या शौक चढ़ रखा था, ये इल्तुतमिश जो है वैसे ये उसका गुलाम है ऐबक का, और इसको जो है उसकी बेटी पसंद आ गई तो ब्याह ली, है ना। अब इसमें फायदा उठाएगा भाई, एक ऑथेंटिसिटी मिल गई इसको कि भैया मैं तो ऐबक का दामाद हूं, है ना, और मेरे अंदर भी अब रॉयल ब्लड आ गया, ये भी रॉयल ब्लड लाइन से आ रहा है यहाँ पे, तो अब मैं भी गद्दी में बैठ सकता हूं। तो ये क्या करेगा, आराम शाह को लुढ़का देगा एक दिन मौका देख के, और खुद यहाँ पे सुल्तान बन जाएगा। हालांकि ये उससे कहीं बेहतर सुल्तान है। और आप देखिए कि इस वक्त
क्योंकि बाहर से भी बहुत सारे इन्वेजन्स हो रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया टर्क इन्वेजन, जो मंगोल इन्वेजन्स भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो यहाँ पे भारत को एक स्टेबल गवर्नमेंट की बहुत जरूरत थी। नॉर्थ के लोगों ने बहुत झेला है, आप समझिए बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं, है ना। इसीलिए आप देखिएगा कि साउथ के कंपैरिजन में नॉर्थ के लोग ज्यादा तत्ते होते हैं। तत्ते मतलब कि गर्म होते हैं, थोड़ी सी बात में भड़क जाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही उनके ब्लड के अंदर है। अब इतनी लड़ाइयां देखी हैं, इतनी पुश्तों ने भैया, तो अब थोड़ा खून तो गर्म रहेगा ही ना, उबाले तो खाएगा ही, वही वाली चीज है। रोएंगी मेनू याद करके, ये अलग ही चल रहा है। ये आदमी मेरे को भरा हो, केशव भाई क्या हो गया तुझे हैं? क्या बात है, है ना। तो अब ये भाई साहब ऐसा ही है भाई यहाँ पे। अब भाई देसी भाषा में समझाऊंगा, तुम्हें ज्यादा ऑफेंसिव फील होता है कि लड़की फंसा ली, ये कर ली, तुम करोगे सब कुछ है, यहाँ सुनोगे नहीं, फालतू की बात नहीं करनी मेरे साथ, है। चलो अब क्या, ये भी टैलेंट की बात है ना, सबसे हो ना पाता, वही वाली बात है। चलो अगले के अंदर टैलेंट था, उसने किया जो वो कर सकता था बादशाह बनने के लिए, तुम्हारे अंदर तुम कर लो, हैं। तुम्हें अंबानी की लड़की अच्छी लगे तुम वहां चले जाओ, हैं। चलो शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है 1211 से 1236 एडी के बीच का इसका राज है। अच्छा खासा राज भोग के जाता है और काफी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे करके जाएगा, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के ये निकलता है यहाँ पे, और किसी को भी अपने सामने बोलने नहीं देगा, और बहुत बढ़िया बढ़िया काम भी करेगा। अब आप देखिए कि दिल्ली के थ्रोन पे बैठ चुका है, और रियल फाउंडर इसी को बोला जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर फाउंडर पूछ लेगा तो फाउंडर ये नहीं है दोस्तों, फाउंडर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन रियल फाउंडर की जब भी मैं बात करूंगा तो रियल फाउंडर जो है यही आएगा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। ये भी उसका गुलाम ही है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर पहला सुल्तान कोई आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत का, तो वो भी इल्तुतमिश है। ये आप ध्यान में, माइंड में घुसा के रखो। और ये क्या बोलता था, ये लोग बहुत सारे गिफ्ट भेजा करते थे बगदाद वालों को, बगदाद के खलीफा को। मैंने अभी आपको समझाया है ना, उस तरफ खलीफा बैठता है और पूरा का पूरा मुस्लिम जगत है उस तरफ, तो एक तरह से इनको जो है मंजूरी मिल जाती थी उस तरफ से, है ना। तो ये उसको जो है एक खत लिखते थे उसकी प्रशंसा में, है ना, कि मैं आपका गवर्नर हूं, मैंने यहां पे इस्लाम को पूरा का पूरा झंडे गाड़ दिए हैं, अब हमारा जो है राजपाट यहां तक हो गया है, और बस हम आपकी छत्र छाया में रहना चाहते हैं। ऐसी ऐसी कसीदे गढ़ते थे, है ना, और कुछ गिफ्ट्स भेजते थे, तो वो खलीफा के पास भेज देते थे। उधर से खलीफा भी खुश हो जाता था, है ना। और एक्चुअली में क्या है कि खलीफा शुरू में बहुत स्ट्रांग होता था, धीरे धीरे उस वो भी ऐसा ही है कि उसको एक सिर्फ जैसे आज भारत का प्रेसिडेंट है वैसे ही बना के उसको रख दिया था, और बाकी सब उसके गवर्नर जो है वो अलग अलग जगह पे राज करने लगे थे। लेकिन खलीफा को जो है एक तरह से उसको कैलिफेट रूल ही माना गया, और उसको माना जाता था कि भैया यही हमारा सेंट्रल पावर है, यही हमारा मेन राजा है, और हर कोई जो है गवर्नर अपनी अपनी किंगडम में खुश है, मजे मार रहा है, मौज लूट रहा है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इससे ऑथेंटिसिटी गेन होती है कि हाँ आप जो है राज कर सकते हैं। अदरवाइज तो उसको कर कोई पूछने लग जाएगा तुतमिश को, किसने बिठाया भाई तुझे सिंहासन पे, क्यों बैठा है। तो वो ये सब चीजें देखिए कि एक पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो बहुत जरूरी होती है। तो इसने जो है खलीफा को भेजा, उधर से फिर खलीफा का भी एक प्रशंसा भरा खत आ गया कि ठीक है भाई, पुचकार दिया इसको, है ना, कि ठीक है आज से तुम मेरी छत्र छाया में रहेगा, और 2-4 गिफ्ट उसने भी काजू बादाम भेज दिए होंगे। तो इस तरीके से जो है सिस्टम इसने अपना सेट कर लिया। इसको पता है कि भैया राज कैसे करना है। अब इसने देखिए कि सबसे पहला काम आते ही क्या किया, अपनी कैपिटल को इसने लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट किया, इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी बोला गया है। तो ये एक खास बात इसने की, बहुत बढ़िया बात की, क्योंकि दिल्ली सल्तनत चल रही है और दिल्ली के अंदर बैठ ही नहीं रहे हैं भाई साहब, ये कितनी अजीब सी बात लगती है। तो इसने सोचा कि भैया दिल्ली ही चलते हैं, फिर दिल्ली के अंदर बैठते हैं, और दिल्ली से राज करना भी कितना आसान है मैं बताता हूं आपको कि कैसे है। मैं वापस से मैप की तरफ लेके चलता हूं, खुल भैया खुल जल्दी से, अभी फ्लो नहीं खराब होना चाहिए। ये देखो ये कहां बैठते, तो कोने पे बैठता था, बाकी सब उधर लाहौर में बैठे और इधर पूरा फैलना चाह रहे हैं। लेकिन आप सोचो अगर सेंटर में बैठेगा तो उधर जाना भी आसान है और इधर जाना भी आसान है और इधर नीचे की तरफ भी जाना आसान है। कहने का मतलब है कि इसको समझ में आ गई कि भैया अगर आगे हमारे जो है विस्तार भी होना है तो उस तरफ तो नहीं हो सकता, उस तरफ तो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, हमें विस्तार भी करना तो इधर ही करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो क्यों ना अपना राज सिंहासन उठा के मैं लाहौर से दिल्ली की तरफ रवाना हो जाऊं, और दिल्ली बीच में पड़ता है और यहां से जो है पूरे के पूरे एरिया को मैं कैप्चर करूं। तो ये इसके दिमाग में कहीं ना कहीं पूरी रणनीति क्लियर होगी, और वहां से उठ के जो है दिल्ली भाई साहब पहुंच गए, ठीक है, दिल्ली दूर नहीं। तो इसने जो सबसे पहला काम, अब राजा जब भी बनता है कोई भी व्यक्ति, बहुत आपको इंटरेस्टिंग चीजें मैं मजेदार बताऊंगा कि अगर आपको राजा कभी भी बनना है तो देखो सबसे पहला खतरा आपके ऊपर क्या मंडराएगा कि आपके अगल बगल वाले किसी दिन आके आपका कत्ल कर देंगे। और ये सबसे गंदी चीज है एक राजा बनने में, राजा किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। किंगशिप नोज नो किंगशिप, यानी कि राजा का कोई दोस्त नहीं होता, उसको कोई भाई नहीं होता, उसकी कोई बीवी नहीं, यानी राजा जो है अकेला है। ये बात आप याद ध्यान रखना। बहुत सारे लोग उसके वफादार हो सकते हैं लेकिन राजा किसी पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि राजा के जान का सवाल है। राजा अगर चेक एंड मेट हो गया तो खत्म खेल भैया। और
तुम्हें नहीं पता लगेगा कि अगर तुम राजा हो कि तुम्हारे खिलाफ किसने क्या कर दिया, है ना। अब इसने इस चीज से बचने के लिए क्या किया, इसने सोचा कि इससे किसी तरीके से बचा जाएगा, तो इसने 40 बंदे तैयार कर लिए इस चीज के लिए कि तुम 40 का काम यही है, 40 कमांडो रख लिए कि तुम 40 जितने भी हो चारों तरफ तुम्हें नजर रखनी है, जासूस छोड़ो, कुछ करना करो, मेरे आसपास एक परिंदा नहीं भटकना चाहिए, है ना। यानी मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी नहीं, सालो तुम 40 की है, नहीं तो 40 को पकड़ के धुलाई करके ना नील डाल दूंगा अगर एक ने भी मेरी सुरक्षा नहीं की, है ना। तो बल्ले से मारूंगा, पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। तो इस चक्कर में जो है इसने क्या रच दी, चहलगनी, जिसको चालीसा भी बोल देते हैं, ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स भी बोल देते हैं, या तुर्कने चहलगनी भी बोल देते हैं। मैं एग्जैक्ट शब्द भी लिख देता हूं, तुर्कने चहलगनी, चहलगनी, ठीक है, ये भी इसका नाम है। तो कोई भी ऐसा नाम आ जाए कि किसने इसको स्टार्ट किया तो आप बोलेंगे कि ये जो है इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी। और इसके बाद देखो कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो लुढ़क चुका है, अब कुतुब मीनार बेचारा आधा बना है, अभी 2 ही बिल्डिंग बन रही है, तीसरी पे भी बनाना है। तो अब क्या किया जाए, क्या हो गया, राजा रानी के चक्कर में बाबू भैया टेंशन, मतलब सब चीजें आएंगी, सब चीजें आएंगी। शरद भाई हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, मेरे को बख्श दो भाई, बता दिया शुरू में, दिखा दिया, देख लो शुरू से वीडियो, सब उत्तर दे दिए, है ना। रिश्वत देते थे ये अलग ही चल रहा है, दिल वालों की दिल्ली, ठीक है। तो मौज लूट रहे हैं यहाँ पे बच्चे जो है ना, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ मैं शाम को आऊंगा और बहुत तगड़ा कोई एंटरटेनमेंट खेल करके दिखाऊंगा, है ना। जो उनके दिल की भड़ास है ना, वो सारी की सारी बाहर आती है, और उनके जो दिल के अरमान है वो बाहर आ रहे होते हैं, हार्मोन ऊपर नीचे चल रहे होते हैं यहाँ पे, है ना। वो खुद को ही यहाँ मैं इल्तुतमिश की बात करता हूँ, और लौंडे क्या करते हैं, वो इमेजिनरी में, इमेजिनेशन में वो खुद ही इल्तुतमिश बने हुए हैं, है ना। मैं घोरी की बात कर रहा था कि वो हमाम खाने में यूं पसरा हुआ है, उधर से वो आ गया काकी, तो ये लौंडे खुद को पहले एज्यूम करेंगे कि मैं हूं घोरी मोहम्मद बिन सांग, और मैं यूं बाथरूम में पसर के जकूजी में नहा रहा हूं। मेरे को शब्द याद आ गया, जकूजी, मैंने कहा था ना वो नहाने वाले टब को क्या बोलते हैं, कल मैंने रिसर्च की, जकूजी। तो ये भाई सब इमेजिन करते हैं कि मैं इस जकूजी में नहा रहा हूं और सामने से घोरी आ गया, कच्चा नीचे है भाई, अरे कच्चा ऊपर करो भाई साहब, तुम क्या क्या इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, मैं उन 40 लोगों में था। चलो अब इसके बाद देखिए आप कि कंस्ट्रक्शन जो है कुतुब मीनार की, ये भाई साहब पूरी करवाने हैं। अब आधा अधूरा कुतुब मीनार है तो वो पूरा हो गया, ठीक है। मजे में करो यार, चिल रहो, रिलैक्स रहो, लाइफ में खुश रहो, है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने आप को सोफिस्टिकेटेड मत बनाओ। सोफिस्टिकेटेड रहोगे तो जीके याद नहीं होगी, बहुत परेशान हो जाएगा, टॉर्चर हो जाएगा रियल वाला तुम्हारे साथ, है ना। खुश रह के करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा और मजा भी आएगा आपको। इसके बाद देखिए कि ही ऑल्सो रिफ्यूज शेल्टर टू ख्वारिज्म शाह। अब ये ख्वारिज्म शाह एक्चुअली में देखिए कि इसका जो पंगा चल रहा है ये चंगेज खान से चल रहा है, ख्वारिज्म शाह का, ठीक है भाई, और चंगेज इसके पीछे घूम रहा है। अब इसी को ही कई बार इसका नाम जो जलालुद्दीन मांग बरनी भी लिखा गया है, तो ख्वारिज्म शाह हो जाए या जलालुद्दीन मांग बरनी हो जाए, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अब ये जो है इसके पीछे कौन लगा हुआ है, चंगेज खान लगा हुआ है। अब इस भाई ने क्या देखा कि भैया मंगोल यहाँ पे आके पटक देंगे हमें, तो ये जो बंदा है ना मांग बरनी, ये इसके पास आ गया इल्तुतमिश के पास कि मेरे को जहां पना मेरे को थोड़ी शरण दे दीजिए। जैसे आप समझिए कि आज भारत के पास दलाई लामा आ गए, है ना, तो दलाई लामा तिब्बत से आ गए और भारत में शरणार्थी बन गए। ऐसे ही वो हसीना शेख देख लीजिए, वो आ गई, है ना। तो इस तरीके से मान लो कि अब भारत को अगर खतरा फील होता है कि नहीं नहीं चाइना जो है कल को मेरे पे अटैक कर देगा, न्यूक्लियर वेपन छोड़ देगा, कुछ कर देगा, तो भारत मना भी कर सकता था। तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि इस आदमी ने जो है मना कर दिया कि मांग बरनी साहब मेरे से हाथ जुड़वा लो, तुम यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हें पना नहीं दे सकता हूं, नहीं तो मेरा पता नहीं पन्ना ही पलट जाएगा फिर। तो आप सोचो अगर ये पना दे देता तो यहां कौन पटक देता इसको, चंगेज खान आ गया। और चंगेज खान भैया सबसे कट्टर आदमी, है ना। आप देखो मंगोलों का सबसे बड़ा तगड़ा व्यक्ति, आप समझ लीजिए, जहां भी जाता था तबाही मचा देता था, छोटी छोटी आंख वाला चिंका था, तो जिसके ऊपर उसकी वो छोटी सी आंख की नजर पड़ गई वो बंदा खत्म समझो, है ना। तो इसको थोड़ा सा डर था, इसने इस तरीके से क्या किया, मंगोल इन्वेजन को भारत पे आने से रोक दिया। और ये सही भी है, एक आदमी की वजह से अगर यहाँ पे इतनी मारकाट मचेगी, पूरा एम्पायर जो है खराब हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो वो सही नहीं है। इसने उसको जो है वापस भेज दिया। पेपर में ये पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मंगोल्स भी जो है पैरेलल में चल रहे हैं, मैं बार बार आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद 2 सिक्के इसने इंट्रोड्यूस किए, एक था टका और दूसरा है जीतल। टंका जो है वो सिल्वर कॉइन है और जो जीतल है वो कॉपर का कॉइन है, ठीक है। टंका जो हो गया चांदी का और जीतल जो हो गया वो तांबे का हो गया, ठीक है भाई। अब इसको याद करने का अगर किसी को याद ही करना है तो आप ऐसे रखना कि टॉन्सिल हो जाते हैं, है ना। टॉन्सिल का एक बीमारी है ना, गले में हो जाता है, टॉन्सिल बोला नहीं जाता है, तो आप ये देखो इसको ऐसे याद रखते हो, टान सिल, ठीक है, टांसिल। तो इससे टंका मतलब सिल्वर, तो ऐसे करके आपको याद रहेगा। और बाकी दूसरा जो जीतल है फिर वो कॉपर है ना, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अच्छा वो रह गया उस तरफ वाला, हाँ।
एक जो है इसको फादर ऑफ टॉम कंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि इसने जो है कुतुब कॉम्प्लेक्स जो दिल्ली में है वहां पे क्या बनवाई थी, सुल्तान गढ़ी बनवाई थी, और इसको जो है फादर ऑफ टॉम कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। ये आप दिमाग में रखना, अगर कोई पूछ ही ले तो आप बता सकते हैं। और इसने एक हौज़े सुल्तानी भी बनवाई है। ये दो तीन चीजें जो है इसकी कंस्ट्रक्शन में आ जाती हैं, और कुतुब मीनार को कंप्लीट करवा रहा है वो तो मैंने बता ही दिया है। एक ऑथर है मिनहाज उल सिराज। ये आदमी जो है सिराज जो है ये काफी लंबे समय तक आगे तक रहेगा, ये आप ध्यान रखना, ये बार बार आएगा हमारी पिक्चर में, तो इसको जो है दिमाग में छाप लो। ये कई सारे, देखो रूलर बदल रहे हैं पीछे वाले, लेकिन कई राइटर जो होते हैं ना वो आगे तक चलते जाते हैं ना, वो 100-100 साल तक भी जी रहे हैं। और ये भाई साहब इनको ये कभी ये लुढ़क गया कभी वो लुढ़क गया, यहाँ तो तख्ते पलटते रहेंगे, लेकिन वो राइटर थोड़ी बदलेंगे, तो राइटर जो है चलते रहेंगे, आपको ऐसे समझना है। तो मिनहाज उल सिराज ने एक बुक लिखी थी तबाकते नासिरी, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये शुरुआत इसने जो की है मिनहाज ने, ये लगभग इल्तुतमिश के आसपास की है, और उस टाइम पे ये कोई बहुत बड़ा राइटर नहीं था, आगे चल के इसकी बढ़ोतरी होगी, है ना। आप ऐसे समझिए कि जैसे अभी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएं और एमटीएस लग जाएं और धीरे धीरे आपकी प्रमोशन होती रहे, और आखिर के टाइम तक हो सकता है आप कमिश्नर बन जाएं, वैसा आप समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अब देखो कि इल्तुतमिश के दो बच्चे थे, लड़के का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज और लड़की का नाम था आलिया। आलिया आलिया नहीं था, रजिया था, ठीक है, जानबूझ के बोला है मैंने। तो कुल मिला के ये दोनों थे। अब दोनों में से किसी को राजा बनना था। अब राजा बने तो बने कौन? अब देखो रुकनुद्दीन फिरोज चाहता था कि वो भी राजा बने, लेकिन यहाँ पे जो आलिया बालिया रजिया है, ये जो है भाई ये थोड़ी सी आप समझो महत्वाकांक्षी थी, एम्बिशियस थी, और कहीं बेहतर उससे रानी बन सकती थी, यानी इसके पास कैपेबिलिटी थी शासन करने की, आप समझ सकते हैं। तो रजिया ने सोचा कि भैया मैं करूंगी शासन, और रुकनुद्दीन को चुप करके 2-4 थप्पड़ मारे, है ना, कि चुपचाप से कोने में पड़े रहो, अगर यहां पे दिखाई दे गए तो तुम्हारी हजामत कर दूंगी मैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज इल्तुतमिश के जमाने का है, बिल्कुल बिल्कुल याद क्लास में ही हो जाएगा। बहुत सुंदर थी भैया रजिया, है ना, बहुत सुंदर। अब देखो कि रजिया जो है इसका टाइम पीरियड कोई बहुत लंबा नहीं है। आपको अगर कोई पेपर में पूछ ही ले कि पहली मुस्लिम रूलर बनी कौन थी, तो वो भी रजिया है और आखिरी भी रजिया है। इन लोगों ने जो है लड़कियों को तो बैठने ही नहीं दिया गद्दी पे, इनको मंजूर ही नहीं था यहाँ पे, यानी फीमेल रूल जो है इनको मंजूर नहीं था। मैस्कुलिन लोग थे, आप देखिए कि जितने भी मुस्लिम लोग यहाँ हैं वो मैस्कुलिन थे, वो फेमिनिन है ही नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना। और इसका टाइम पीरियड देखो 1236 से 1240, सिर्फ और सिर्फ 4 साल इसने शासन किया, लेकिन उस 4 साल के पीरियड में इन लोगों ने इसको बहुत दुखी किया, ये आप समझ सकते हैं। इसने बहुत भरसक प्रयास किया कि ये किसी तरीके से गद्दे पे काबिज रहे, लेकिन इसको गद्दी से उतारने का भी बहुत लोगों ने प्रयास किया। अब मौलवी जितने भी हैं वो क्या चाहते हैं भैया, मौलवी देखिए कि वो दकियानूसी बातें करेगा। मौलवी क्या बोलेगा कि लड़की को जो है हिजाब के अंदर रहना चाहिए, है ना। और आप देखिए इनको देख लीजिए, आप मुगलों को देख लीजिए, वो तो लेडीज को कोर्ट में भी नहीं आने दे रहे हैं, है ना, कि भैया पता नहीं क्या हो जाएगा यहाँ तबाही। तो कुल मिला के बात यह है कि इनको भैया पर्दा वाली प्रथा में रहना है, लेकिन ये भाई साहब क्या कर रही हैं, ये तो ब्लेजर पहनती है, ये अलग ही चल रही है, अपना सिस्टम है ना। आप सोचो इस लेडी ने उस टाइम पे ब्लेजर पहन लिया, सोचो कि मौलवियों के तो भैया यहाँ पे कितने सांप लौट गए होंगे, वो तो देख के पहले तो इसको पागल हो गए होंगे, और भाई साहब ये कौन आ गई अब मौलवी बेचारा कुछ बोल भी नहीं सकता, ये तो रानी बन रखी है, तो वो पीछे से ही कर सकता है जो भी कर सकता है, आगे से कुछ ना कर सकता। फिर इसने देखो इसने क्या किया, अब आप देखो लड़कियों को यूजुअली जो है यूं हिजाब रखना है, तो इसने क्या किया, सर पे देखिए ताज पहन लिया, या आप समझो कि वो जो पगड़ी है वो बांध ली। तो इसका जो पूरा का पूरा लेना देना है कुला और कुबा से है, ठीक है। कुला मैं जब भी बोलता हूं मेरे को ऐसे ही लगता है कि किसी के पिछवाड़े में तीर मार दिया जैसे, है ना। तो आप देखिए कि जो कुबा है वो है ब्लेजर, और जो कुला है वो है कैप। कैप मतलब ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ताज कह लीजिए, या फिर इसको सर पे पगड़ी कह लीजिए। तो इसने कुला और कुबा जो है दोनों ही इस्तेमाल किए अपने शासन के अंदर, और बिल्कुल लड़कों की तरह, मर्दानाओं की तरह जो है राज करने की कोशिश की, जो कि लोगों को पच नहीं रहा था। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैं होता तो अपनी गद्दी दे देता बैठने के लिए ये देखो यही है वो लौंडे जो भरे हुए हैं इतने दिनों से, इनको देखो कि अलग ही है, पूंड आशक होते हैं ना, ये वही है ना, कि अरे आलिया तुम्हें क्या जरूरत है गद्दी की, मैं अपनी गद्दी तुम्हें दे दूंगा, है ना। वो रजिया के अंदर भी आलिया ढूंढ रहे होंगे, देखना, है ना। तो एक से बढ़ के एक करेक्टर हमारी क्लास में भी हैं, बहुत मजेदार बच्चे हैं, है ना, मजा आ जाता है आप लोग के साथ पढ़ के भी और बात करके भी। तो रजिया सुल्तान का ये हो गया। ये बंदा, इसको देखा है कहीं, ये पोरस में आता था, बताओ अगर कोई भी बंदे ने पोरस नाटक देखा है तो ये पोरस में कौन सा रोल प्ले करता था, मेरे को बताओ, मजा आ जाएगा, है ना।
नहीं नहीं, रुकनुद्दीन जो है, अगर देखो वो राज गद्दी पे बैठा भी होगा तो तुरंत उतार दिया था उसको, उसको दे थप्पड़ थप्पड़ मार के तुरंत उतार दिया होगा। गद्दी पे उसको ना बैठने दिया, उसका ऑफिशियली कुछ नहीं है। यहाँ पे मेन रजिया ही बनेगी, ठीक है। और जो इल्तुतमिश है वो भी चाहता था कि रजिया बने एक तरह से, है ना। तो उसकी भी चाहत थी कहीं ना कहीं कि रजिया जो है वो गद्दी पे बैठे। ये आप ध्यान रखना, काबिल थी वो बहुत ज्यादा। इसलिए क्या बोल रहे, पीछे से क्या भाई, पीछे से क्या क्या सोच लिया तुमने अभी थोड़ी देर, मौलवी हलाल। हाँ, ये सिकंदर का रोल प्ले करता था, प्लैनेट्स वाला। और शोया ने बिल्कुल सही बताया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन बोल रहा है छोटा भीम? निकम्मो, तुम आ जाओ छोटा भीम से बाहर। अभी तक तुम पिकाचू, राइचू, छोटा भीम, डोरेमोन में ही घुसे पड़े हो, है ना। आ जाओ बाहर। ये सिकंदर का रोल प्ले करता था पोरस वाले नाटक में, है ना। बहुत शानदार था वो भी नाटक। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बड़ी बढ़िया बढ़िया चीजें मैंने रजिया सुल्तान के बारे में आपको बता दी हैं। अभी तो इसका खेल शुरू किया है। अब देखो होता क्या है, जब इसका रजिया सुल्तान का पीरियड चल रहा है कुछ नहीं भाई, टाइम पीरियड चल रहा है ना। तो आप समझो कि यहां पे है पंजाब, पंजाब का जो गवर्नर है ना, यहाँ पे भटिंडा है। भटिंडा बोलो या टबरिंडा बोलो, भटिंडा आज की डेट का नाम है और टबरिंडा जो है पुराना नाम है। कौन हंस रहा है यहाँ पे? काकी काकी कर रहे हैं क्या? बहुत डार्क है सर ये लोग। टेंशन मत लो। तो यहाँ पे देखिए बठिंडा है, बठिंडा का जो शासक है वो है अल्तूनिया, ठीक है। ये पंजाब का एरिया है बठिंडा आज की डेट में। एनएफएल भी यहीं पे है, मैंने 10 बार आपको बता दिया है। यहाँ पे देखो ये भरे हुए लोंडे उल्टी पुल्टी चीजें। मेरे को सब पता भाई तुम्हारे दिमाग कहाँ चलते हैं, इसीलिए मैंने खुद को करेक्ट कर लिया। तुम बाद में अगर तुमने कहीं कटिंग कर के उल्टी पुल्टी चीज डाल दी कि हमारा मास्टर ऐसी चीज बोलता है, दूसरे लोग क्या समझेंगे यार, मत करो ये। मैं कहता रहा हूं यहाँ पे कि लोग इंतजार कर रहे थे कि कब कोई आएगा यहाँ पे कि स्टैंड अप करके दिखाएगा। यहाँ मेरा काम पढ़ाने का कम और स्टैंड अप करने का ज्यादा हो रखा है। ऐसा लग रहा है कि मैं डेली एक फिल्म लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, वेब सीरीज है, तुम्हारे मजे पूरे होने चाहिए। और तो ये है हरियाणा, ये आप समझिए कि कैथल आप मान लीजिए, और इस तरफ कहीं दिल्ली मान लीजिए, ठीक है, दिल्ली। अब होता क्या है, ये जो अल्तूनिया है ये कहाँ का शासक है उस टाइम पे? ये शासक है भाई साहब बठिंडा का, यानी गवर्नर है एक तरह से, जो इन्हीं के अंडर काम कर रहा है। अब होता क्या है, ये रिफ्यूज कर देता है। ये बोलता है कि रजिया देखो बात ऐसे है कि अपनी नहीं बन पाएगी, अब मैं अपने बठिंडा को अलग कर रहा हूं, यहां का राजा मैं हूं, मैं तुम्हें आज के बाद टैक्स नहीं दूंगा। अलग करने का सिंपल सी मतलब है कि पूरा का पूरा रूल मेरे पास है और मेरे को हक है पूरे का पूरा टैक्स लेने का, और मैं नहीं भेजूंगा, है ना। तो अब यहां पे जो है रजिया ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गया मामला। तो अब रजिया देखिए कि किसकी हेल्प लेगी। तो रजिया का उस टाइम पे एक बहुत वफादार व्यक्ति जो है कोर्ट के अंदर बैठा है। जब तक वो व्यक्ति इसके साथ है तब तक तो ये बची रही, लेकिन उसके बाद भैया इसके बहुत बुरे हाल हुए, है ना। तो अब देखिए कि यहां पे जो है इसका जो मेन बंदा है वो है याकूत, है ना। ये एक स्लेव है, अबीसियन स्लेव, अबीसियन स्लेव इसको कई बार नाम से जान लिया जाता है। तो ये जो याकूत है, ये कई बार लोग इसको ये भी बोल देते कि याकूत जो है इसका आशिक था, ये दोनों प्रेम प्रसंग में पड़ रखे थे। वट एवर इज द रीजन, है ना। थे भी तो क्या कर ले, अभी थे तो थे, है ना, शादी तो हो नहीं रखी। तो अगली ने अगर बॉयफ्रेंड बना भी लिया तो तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारी छाती पे क्यों सांप लौट रहे, है ना। अगर मौलवी ने बोल भी दिया तो भैया गलत बात है। तुम बनाओ तो बनाओ, है, तुम कुछ भी करो तो करो, है, वो ना करे बेचारी, है। तो ऊपर से यंग है भाई, उसको हक है, वो जो जिसके साथ करे करे, है, तुम्हें क्या मतलब उस चीज से। ना भाई, वो मेरे को लगता है उसका भी दिल आ गया होगा, है ना, कि अरे इसने ये कर कैसे दिया, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके ऊपर मैं कोई कलमा करके जादू कर दूंगा, है ना। तो वट एवर इज द रीजन, बट आप समझो कि याकूत जो है इसका एक तरह से बहुत वफादार है और दोनों की अच्छी केमिस्ट्री सेट बैठती है, और कमांडर है इसका, और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी याकूत की है। अब होता क्या है कि ये क्या बोलती है, याकूत को बोलती है कि भैया तुम ऐसा करो कि याकूत जाके तुम बठिंडा पे हमला कर दो, क्योंकि ये जो अल्तूनिया है ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये कह रहा सर इनका चक्कर भी चला था। अब भाई ये चल क्या रहा है, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रही कि यहाँ लौंडे इतने भरे हुए क्यों आ रहे हैं यार क्लास के अंदर, है ना। इनको पता नहीं, इनको अभी तक यही चल रहा है कि चक्कर चलता सी तो चल ही जाए भाई, अपा की लेना है? चक्कर चल रहा था तो गिर गए होंगे चक्कर खा के, जो भी है इनको सब पता है कि किसका किससे चक्कर चल रहा था, है ना। चलो, अर्जुन का मलाइका से चल रहा था, अरबाज का किसी और वो छोटू से चल रहा था, तो इनको सब पता है। तो आप देखिए कि इसने याकूत को यहाँ पे भेज दिया। अब दिक्कत क्या हुई कि खुद भी साथ में गई, है ना। इसने सोचा कि अकेला अकेला कहाँ जाएगा, अब याकूत हरा देगा तो फिर वहां पे पिकनिक करेंगे, है ना, बठिंडा में बैठ के पिकनिक करेंगे। पता नहीं, वैसे तो कोई स्पॉट मेरे को दिखता नहीं बठिंडा में पिकनिक का, पर ये याकूत के साथ चली गई, है ना। अब वहां पे क्या होता है कि जो अल्तूनिया है वो भी थोड़ा सा हट्टा कट्टा था, तो अल्तूनिया ने क्या किया, याकूत को ही मार दिया। अब
अब अपनी रजिया होगी अकेली, है ना, वो सुंदर सी क्यूट सी रजिया, और उधर देखिएगी ये अकेली है वहां पे। अब समझ ना आ रहा, और वो देखो दुष्ट अल्तुनिया, उसने क्या किया, इसको उठा के जेल में डाल दिया। अब यहाँ पे पूरी की पूरी गेम पलट गई भाई। अब रजिया को समझना है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और उधर दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली के अंदर अपनी सिस्टम चल पड़े कि अच्छा यहाँ पे अब अगला राजा कौन बनेगा, वो अपना सिस्टम चालू करके बैठे हैं। ये नहीं कि रजिया को जाके बचा ले, कहता रजिया से अपने को कोई मतलब नहीं, वैसे भी यहाँ पे बहुत खार खाए हुए हैं, तो बोलते कि हम नहीं जाएंगे इसको बचाने, है ना। तो ये अच्छा हुआ कि यहां से निकल गई। पहले हम दुखी थे, ये तो कल्चर खराब कर रही थी, हमारे बच्चों को खराब कर रही है। हमारे लौंडे इसको देख देख के इंस्पायर हो रही हैं, हमारी लौंडियां इंस्पायर हो रही हैं, गलत बात है ना। उसको पूछते हैं लड़कियों को कि क्या बनोगी, बोलती रजिया बनेंगी, है ना। थप्पड़ कान पे लगाऊं इसके। तो कोई बचाने ही नहीं जा रहा है यहाँ पे, कितना फनी चल रहा है। अब रजिया ने सोचा कि आ जाएगा कोई, कल आएगा, परसों आएगा, है, इसको पता लग रहा है कि भैया कोई आ ही नहीं रहा इसको बचाने। ये तो औकात है बाबू भैया, अब क्या किया जाए। अब रजिया भैया कंफ्यूज सोच रही है। तो अब सोचो कि वो बेचारी करेगी क्या रजिया। उसने बहुत दिमाग लगाया, है ना, और अल्टीमेटली उसका दिमाग काम कर गया। अब हो गया शाकालाका बूम बूम। अब वो क्या होगा शाकालाका बूम बूम, इसने बोल दिया अल्तुनिया को बुलाओ, हैं, जेल में बैठी है और बोलती कि अल्तुनिया साहब को बुलाया जाए। अब अल्तुनिया को बुलाया जाता है कि हम अल्तुनिया से मिलना चाहते हैं। अल्तुनिया से मिलती है, अल्तुनिया आता है, जेल के उस तरफ अल्तुनिया खड़ा है, इस तरफ रजिया खड़ी है। रजिया उसका वो यूं करके जेल को खड़ा है, उसका हाथ पकड़ लेती है रजिया, है। अल्तुनिया भैया बिखर गया, ये सख्त लोंडा नहीं है भाई, है, पिघल गया वहीं के वहीं अल्तुनिया। कहते शादी होगी अब, वही तो मैं कह रहा हूं। तो अल्तुनिया का हाथ पकड़ लिया, आलिया, आलिया क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में बार बार, रजिया है, तो इसका हाथ पकड़ लिया, तो लौंडा पिघल गया वहीं के वहीं, है। तो इसने बोल लिया कि अल्तुनिया देखो ऐसा है कि 2-3 दिन में मुझे तुमसे प्यार हो गया, तो अब कुछ करना पड़ेगा। तो अल्तुनिया भी रेडी, अरे यार ये तो बहुत सुंदर है, ये तो मेरी नजर ही नहीं गई इसके ऊपर, क्यों ना इसी के साथ शादी कर ली जाए, है। लेकिन उसमें मेरा फायदा क्या है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फायदा दिख रहा है उसको, दूसरी डायरेक्शन में क्या फायदा है। अब ये उसको समझाएगी कि तो दूसरी डायरेक्शन में भी फायदा है, देखो मैं सुंदर हूं, ये तो एक फायदा है ही है। दूसरा फायदा तो मैं गिनवाती हूं, देखो कि वहां मैं अगर दिल्ली में चली गई तो मैं हूं वहां की महारानी, और तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम सिर्फ बठिंडा ही क्यों लेना चाहते हो, मैं तुम्हें पूरी दिल्ली सल्तनत देती हूँ ना। तुम मेरे पति बन जाओगे तो सारे दिल्ली तुम्हारे कंट्रोल में, देखो कितना बढ़िया, मिलके हम दोनों गुच्चू पुच्चू करेंगे, है ना। फिर अपने जो है 2 छोटे छोटे गुच्चू पुच्चू होंगे, फिर उनको सिंहासन पे बिठा देंगे। क्या बढ़िया गेम रची भाई, ये बहुत शातिर है, मैं कह रहा हूं इसको राज करना आता था, बहुत समझदार थी ये लड़की, है ना। बट दिक्कत यहां पे ये हो गई कि ये जो दिल्ली में बैठे हैं ना, यहाँ पे भैरम शाह ने तख्ता पलट दिया। अब वो भैरम शाह भाई साहब हैं, वो अलग ही भरा पड़ा है कि नहीं नहीं अब मैं राजा बनूंगा। अब देखो कि ये दोनों भाई साहब यहाँ शादी कर रहे हैं, अल्तुनिया जो है इसका हस्बैंड बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों शादी करके अब सोच रहे हैं कि चलो भैया अपनी सेना लेके यहाँ इस तरफ दिल्ली की तरफ आते हैं और यहाँ पे अपना बैठेंगे, है ना। और सेना इतनी भी नहीं लेके आ रहे हैं, इनको लग रहा है कि नहीं नहीं भैया दिल्ली में सब कुछ ठीक ही है, चलो वहां पे जाके बैठ जाएंगे, है ना, गद्दी पे बैठने जाके। अब तख्त और ताज जो है थाली में परोस के तो मिलते नहीं, कभी भी गेम पलट जाती है रातों रात, पता ही है तुम्हें पॉलिटिक्स का, है ना। तो अब भाई साहब दोनों जो है चलते फिरते आ रहे हैं, डोलते डोलते। ये अभी भाई साहब हनीमून से बाहर नहीं निकले। अब इनका हनीमून कौन बना देगा, बैरम शाह। ओ बैरम शाह जो है बंदे भेज देगा, ये दोनों वहां पे गुप्पू चुप्पू करने में बिजी हैं। उधर से बंदे आएंगे, उधर से इसको गले को काट दिया, उधर से उसको काट दिया, लो कर लो अब जो हनीमून पे करना है। क्या कर रहे थे, हैं, यूं कर रहे थे दोनों यूं, और वहीं के वहीं उनकी मुंडी की यूं ही रह गई, ठीक है। अब यहां पे जो है इनको दफना दिया जाता है, और पेपर में एक सवाल आएगा, ये पूरी कहानी क्यों बताइए वो सुन लो। सवाल पेपर में ये आएगा भाई साहब कि इनको दफनाया कहां गया था। इन दोनों की कब्रें जो है वो कैथल में मिलती है। कैथल कहां पे, हरियाणा में है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखो कि क्या पूछा गया था पेपर में। क्वेश्चन ये था कि कैथल में जो इनकी कब्र है वो किस चीज की बनी हुई है। तो ये आपको बोलना है बेक्ड ब्रिक्स की, जली हुई ईंटों की कब्र में जो है इनको दफना दिया गया। ये आपको ध्यान रखना, ये पेपर में सवाल आया है, डेफिनेटली मैं बता रहा हूं आया है सवाल, ठीक है। तो हाँ, एक सवाल ये भी आया था कि जो अल्तुनिया है उसने रजिया को कौन से किले में जो है कैद किया था, ये भी एक क्वेश्चन आया था। तो किला मुबारक जो है वहां पे जो है उन्होंने कैद किया था, ठीक है। अगर मैं किला मुबारक में गलत नहीं तो बठिंडा में आज भी है किला मुबारक, मेरे को जहां तक लग रहा है ना। अब वहां पे गुरुद्वारा बन गया है, मैं गया भी था किला मुबारक में, हाँ याद आ गया, मैं वहीं गया था। तो किला मुबारक में अब तो गुरुद्वारा बन गया है वहां, और आज भी वो मौजूद है, बढ़िया है किला, है ना। तो सही है, क्या बोल रहे हैं, लड़की मतलब ही होती थी उस टाइम भी। अच्छा, अरे तो लड़की का क्या कसूर है भाई, तुम ये देखो ना, ये इसका भैया मैं तो कह रहा हूं ये रिस्पेक्ट वाली बात है कि जो ये लेडी ने इतना दिमाग लगा के, तुम एक पक्ष देखते हो, मैं तुम्हें दूसरा पक्ष दिखाता हूं कि इस लड़की ने वहां इतने सारे मुस्लिम लीडर बैठे हुए हैं, वहां दिमाग लगा के इसने भाई क्या लेवल रचा है। तुम वो तो देखो इसका,
इसकी ये वाली ब्यूटी अलग और दिमाग वाली ब्यूटी अलग, वो भी दोनों के मिश्रण देखो ना भाई कि कितना जबरदस्त है। उससे तुम इंस्पायर नहीं हुए, तुम अपना मतलब ढूंढो कि नहीं नहीं लड़कियां तो होती ही ऐसी है। चलो जो भी है तुम्हारा। तो अल्तुनिया और इसकी शादी हो गई और दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और उसके बाद जो है मर्डर हो जाता है बीच रास्ते में। तो इस तरीके से इसकी जो गेम है खत्म हो जाती है। ठीक है, कुछ बोलते हैं कि इसके भाई ने, रुकनुद्दीन फिरोज ने भी मरवाया है, कुछ बोलते हैं बहरम शाह ने, बट वट एवर इज द रीजन ये जो है इनको मार दिया जाता है। और मुइजुद्दीन बहरम शाह जो है ये 1240 से 1242 के बीच में जो है गद्दी पे बैठता है। इसकी तो शक्ल ही मेरे को पसंद नहीं आ रही है, ये चोंच सी क्यों लटका रखी है, कहाँ रखेगा इस चोंच को, है ना। तो ये जो चोंचू है ये ज्यादा लंबा समय टिक भी नहीं रहा है ना, ऊपर से रजिया और मरवा दी, इतनी सुंदर सी रजिया थी वो भी लुढ़का दी, है ना। शर्म नहीं आई इस आदमी को। क्या बोल रहे हैं? ठीक है भाई। लड़कियां स्ट्रांग होती हैं और इंटेलिजेंट भी, वेरी गुड, आई ऑल्सो अग्री, है ना। तो बहुत बढ़िया है, ये आपने अच्छी बात बोली है, विमेन एम्पावरमेंट, वेरी गुड। चलो, तो रजिया एंड हर हस्बैंड अल्तुनिया, ये इनको जो है बहरम शाह मरवा रहा है, ये आपको ध्यान रखना कैथल में, और ये सब तो मैंने बता ही दिया है। और इनका जो टॉम्ब है वो बेक्ड ब्रिक्स का बना हुआ है, और ये कोई इतना एबल रूलर होता नहीं है, 2 साल में जो है ये इसका भी तख्ता पलट हो जाता है। उसके बाद आता है अलाउद्दीन मसूद शाह, ये 1242 से 1246 के पीरियड में है, यानी 4 साल तक है। अब ये देखो कि आप सोच रहे हो कि रुकनुद्दीन फिरोज कहाँ गया, फिर वही तो इल्तुतमिश का असली वारिस था भाई, वो कहाँ गया, ये चल क्या रहा है। ये जो है उसी का बेटा है, ये जो है रुकनुद्दीन फिरोज का ही बेटा है, यानी कि अल्टीमेटली इल्तुतमिश का दादा था, यानी ये पोता है इल्तुतमिश का, ये आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, और ये भी बहुत लंबा समय नहीं बैठ पाता है और यहाँ पे फिर से तख्ता पलट होता है, और उस टाइम पे जो बैठता है यहाँ गद्दी पे वो बैठता है नासिरुद्दीन महमूद। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि ये सब कि हो क्या रहा है, ये कंटिन्यूसली जो है हर 2-4 साल में तख्ता पलट क्यों हो रहा है, गवर्नमेंट स्टेबल क्यों नहीं हो पा रही है, और क्या कारण इसके हो सकते हैं। भाई आप याद कीजिए वो 40 लोग, है ना, अली बाबा के 40 चोर जो मैंने बताया था, 40 वाले, है ना, मैंने क्यों बोला था उनको गाली देके, उसका कारण ये है भाई साहब कि यही वो 40 लोग हैं जिन्होंने पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत को अनस्टेबल करके रखा हुआ था। अब वे 40 जो इल्तुतमिश ने रखे थे अपनी सुरक्षा के लिए रखे थे, अब ये सारे के सारे 40 मिलके चाहते हैं कि ये खुद राजा बन जाए। अब ये बड़ी दिक्कत है, आप इंटेलिजेंट लोगों को इकट्ठा तो कर लेंगे, लेकिन इंटेलिजेंट लोगों को कभी भी एक पावर पूरी की पूरी एक साथ नहीं देनी चाहिए। अगर आपने सबको एक साथ पावर दे दी तो गड़बड़ हो जाएगी, वो पावर डिवीजन में होनी चाहिए। अच्छा तुम्हें सिर्फ इतनी सी पावर, तुम्हें इस डिपार्टमेंट की पावर, तुम्हें इस डिपार्टमेंट की पावर, तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उनको सारी सारी पावर दे दी तब गड़बड़ हो जाता भाई साहब। और ये 40 के 40 लोग इतने महत्वाकांक्षी, ये चाहते हैं कि ये खुद गद्दी पे बैठ जाए, जो भी गद्दी पे बैठ रहा है दूसरे को लुढ़का रहा है, जो भी आगे बैठ रहा है उसको लुढ़का रहा है। तो इस तरीके से तख्ते पलट बार बार हो रहे थे। लेकिन आप देखिए कि इन्हीं में से एक आदमी था बलबन भी। अब बलबन भी चहलगनी का ही एक पार्ट है और पूरा का पूरा वो भी चल रहा है, ये सारा का सारा सिस्टम इल्तुतमिश के टाइम से ही चल रहा है। इल्तुतमिश जो है उसको खरीदता है, एक्चुअली बलबन जो है उसको बचपन में मंगोल्स जो है कहीं बेच देते थे, उन्होंने उसको स्लेव बनाया था और बेच दिया था, और बाद में इल्तुतमिश ने जो है उसको खरीदा है। तो ये आप ध्यान रखना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बलबन का आप आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन बलबन भी चलता आ रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश के ही टाइम से उसी का ही स्लेव है। और यहां पे आप देखो कि तख्ता जब पलट होता है तो अब जो बैठ रहा है, अभी बलबन नहीं बैठ रहा है, अभी बैठ रहा है महमूद शाह, है ना, नासिरुद्दीन महमूद। तब ये नासिरुद्दीन महमूद अच्छा खासा टाइम पीरियड लेके जा रहे हैं यहाँ पे, 46 से 66, मोटा मोटा 20 साल हो गए, कोई कम टाइम तो नहीं है। आप सोचेंगे कि इतना टाइम ये क्यों ले गया, वो कारण बलबन ही आके बनता है, क्योंकि बलबन जो है इसके साथ लॉयल्टी क्रिएट कर लेता है, और इतनी लॉयल्टी हो जाती है कि बाद में ये अपनी लड़की की शादी बलबन से भी करवाता है। तो मैंने वही आपको समझाया कि बलबन जो है इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता है, और शायद उसके लिए भी बेनिफिट था, तो वो चहलगनी का पार्ट है, और अल्टीमेटली जो है इसको सपोर्ट हो गया एक तरह से चहलगनी का। अगर कोई बोलेगा तो फिर बलबन वहां पे उठेगा, है ना। तो ये दिक्कत थी, तो इस वजह से जो है, और वैसे भी ये जो है कोई बहुत ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था राजपाट के अंदर, मेन जो है वो बलबन ही चला रहा था। ये थोड़ा सा अलग ही लेवल का बंदा था, ये पढ़ाई लिखाई में चल रहा था थोड़ा सा, है ना, रिलीजियस बन रहा था। बट जो भी है, कुल मिला के बात यह है कि बलबन ही जो है इसकी सपोर्ट में था, और बलबन ये जो भी बोल रहा था बलबन उसको कर रहा था, तो इसको सपोर्ट मिल गई एक तगड़े आदमी की, है ना। वही वाली बात है कि ट्रंप को इलॉन मस्क की सपोर्ट मिल गई और बन गया, बस वही वाली सीन है। लेकिन असली राजा तो इलॉन मस्क ही है, अब तुम मानो चाहे ना मानो, ठीक है। चलो अब मैं मिन्हाज की बात करता हूं, तो मिन्हाज उल सिराज यहां पे भी चल रहा है, वो रजिया के टाइम में भी है, उसकी प्रमोशंस चल रही हैं साथ में, पैरेलली मिन्हाज की भी जो है प्रमोशंस चलती जा रही है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताओ मिन्हाज जो है किसकी कोर्ट में नहीं था, तो वो 4 ऑप्शन में पता होना चाहिए कि किसी कोर्ट में नहीं था। तो अभी ये चलता जा रहा है, अभी है मिन्हाज यहाँ पे, ठीक है। तो अगेन तबाकत नासिरी ये जो है किताब लिखता है, जो नासिरुद्दीन महमूद
को ही डेडिकेटेड होती है, जिसमें ये नासिरुद्दीन महमूद के बारे में बहुत सारी चीजें लिखता है। और ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि मिन्हाज किसके कंटेम्परेरी था, तो ये कई सारे, मैंने वही बताया ना, जैसे मान लो एमटीएस से शुरू हुआ, फिर टीए बना, फिर इंस्पेक्टर बना, ऐसे करते करते रिटायरमेंट तक कमिश्नर बन गया, लेकिन है तो ना वो, है ना, तो वो पूरा का पूरा मिन्हाज भी ऐसे ही चल रहा है, धीरे धीरे इसकी प्रमोशन चल रही है। इल्तुतमिश के टाइम में सबसे छोटा लेवल पे, फिर रजिया में और बढ़ गया। मोइजुद्दीन बहरम की तो किताब ही लिख दी इसने उठा के, ओ सॉरी मोइजुद्दीन बहरम कह रहा हूँ, इसकी नासिरुद्दीन महमूद की तो किताब लिख दी, तो उसने तो भैया और प्रमोट कर रहा है ना। तो ऐसे करके अलाउद्दीन मसूद हो गया, बलबन हो गया, यानी आखिरी जो इलबारी डायनेस्टी का रूलर है बलबन तक जो है आपको मिन्हाज देखने को मिलेगा। तो पेपर में आए तो यहाँ पे नासिरुद्दीन महमूद नहीं लिखा है मैंने, ये लिखा ही है वैसे तो, है ना, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा, उसी के बारे में तो लिख रहा है। तो कुल मिला के ये आपको पता होना चाहिए कि मिन्हाज जो है किसके कंटेम्परेरी है, तो यहां से आपको पुख्ता हो जाएगा। अब अगला रूलर जो आ रहा है वो बलबन आ रहा है 1266 से 1287 में, और ये आदमी जो है इल्तुतमिश के टाइम से ही सीखता आ रहा है बहुत सारी चीजें, ये आप ध्यान रखना, और बहुत तेज तरार है। इतना कुछ सीखने के बाद, इतने युद्ध लड़ने के बाद जो है, अब ये जब गद्दी पे बैठ रहा है, तो उस टाइम पे आपको समझना है कि हाल जो है बहुत बेहाल हो चुका है। और ये बात आप यह ध्यान रखना कि जो नासिरुद्दीन महमूद है, उसने अपनी बेटी की शादी जो है इससे कर दी है, बलबन से, और बलबन उसका एक तरह से जमाई हो गया। अब उसके बाद जो है वो तो राजगद्दी छोड़ ही देता है, उसके बाद जो है बलबन ही गद्दी पे बैठता है और ये पूरा का पूरा चलाता है। लेकिन आप देखो कि अभी कॉन्टेक्स्ट कैसा हो रहा है, आप देखो कि इससे पहले जितने भी राजा लोग आ रहे हैं वो दिखाई ही नहीं रहे जनता को पता ही नहीं कि राजा कौन बन रहा है। कल को वो राजा बना, परसों लुढ़क गया, अगले दिन कोई और बन गया, अगले दिन कोई और बन गया। आप सोचो अगर आज की डेट में ऐसा हो कि वहां पे पीएम जो है बार बार कभी कोई बन रहा है, कभी कोई बन रहा है, तो कितना ज्यादा अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो जनता के अंदर खौफ ही नहीं है इस वक्त। आप ऐसे समझो कि जनता खुश है एकदम से, अच्छा है साला कोई राजा ही नहीं है ना। आपका बॉस अगर नहीं रहेगा तो आप मजे मारोगे, वही वाली चीज है। तो जनता भी मजे मार रही है यहाँ पे कि ठीक है कोई राजा नहीं है, वो भूल गई कि राजा भी कुछ होता है ना, वो अपने मजे में है जनता। अब जनता के अंदर खौफ ही नहीं है, उन्हें लगता है कि ये तो राजा टुच्चू पुच्चू है। अब टुच्चू पुच्चू की बात सुने कौन, तो अब बलबन देखिए कि वहां रोड से निकल रहा है, पूरे के पूरे गलियारों से निकल रहा है। क्या हो गया, बाद में करते हैं, एंड में ठीक है, एंड में बात करते हैं। बलबन गलियों से निकल रहा है, वहां पे इसको लग रहा है कि भैया सैल्यूट मारेंगे लोग, हैं जमीन पे यूं गिर के पड़ जाएंगे इसके कदमों में। वहां पे कोई पूछ ही नहीं रहा, किसी को पता ही नहीं है कौन, अबे है कौन तू, कहां से आया, अब तक कहां था तो बलबन वहां से निकल गया यूं ही, किसी को पता ही नहीं लगा। नहीं तो आप देखिए कि शहर में रुका पड़ जाए कि भैया बादशाह आ रहा है तो सारा शहर खाली हो जाता है, रोड खाली कर देते हैं, हैं कि इसमें से बादशाह ने निकलना है। तो वहां पे कुछ हो ही नहीं रहा, ये बिल्कुल भीड़ में से ही, इसके आगे भी 4-5 टांगे लगे हुए, पीछे भी 4-5 टांगे लगे हुए, पीछे वाला बोल रहा है अब हट जा साले साइड से, मारूंगा तेरे कान पे, साइड में लगा इसको इसको भाई पता ही नहीं लग रहा कि ये क्या चल रहा है। तो इसको बहुत दुख हुआ भैया ये क्या हो रहा है। और ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि चहलगनी में से अब ये बाहर होकर बादशाह बन गया है, तो वो जो चहलगनी है उसका क्या किया जाए, ये एक इसके सामने चैलेंज खड़ा है। यानी खुद को भी बचाना है, गवर्नमेंट को स्टेबल भी बनाना है, लोगों के अंदर विश्वास भी जगाना है। तो ऐसी चीजों को क्या किया जाए दोस्तों, तो इसने जो है ब्लड एंड आयरन वे को इस्तेमाल किया, है ना। या तो सर कटेगा या झुकेगा, सीधी सी बात है। और सबसे पहला काम इसने आते ही जो किया ना, चहलगनी का नाश किया। जो इसके खिलाफ बोल रहा था मार दिया, स्लेन कर दिया सबको। और जो लोग नहीं बोल रहे थे या लग रहा था कि भैया ज्यादा परेशान करेंगे, उनके तबादले कर दिए। मान लो किसी को कहीं पे काला पानी भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया, है ना, कि आज के बाद यहां से हिलना नहीं है। और उससे क्या हुआ कि जो व्यक्ति जहां पे होता वहीं उसके कॉन्टैक्ट होते हैं, वहां से अगर आप उसको हटा ही दोगे और एकदम नई जगह पे भेज दोगे और छोटी सी जगह पे भेज दोगे, तो वहां पे वो कुछ खास आपके लिए कॉन्स्पिरेसी नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। और उन्हीं से आपको बचना है। तो इस आदमी ने आते ही पहला काम देखिए क्या जबरदस्त किया कि चहलगनी के अंदर जो मान रहा है सीधे सीधे तरीके से, पैसे से मान ले, पोस्ट से मान ले, नहीं तो मर के मान ले, पर मानना तेरे को पड़ेगा, सीधी बात है। राजा बनना है तो खून बहाना है, सीधी बात है, नहीं तो कुछ नहीं बन सकते राजा, है ना। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है पूरा का पूरा इसने ऐसे सिस्टम चहलगनी का सप्रेस कर दिया, पूरी चहलगनी को सप्रेस करके रख दिया। अब इसको देखिए कि इसके बहुत सारे नाम भी हैं। पेपर में आया था कि युलुक खान किसका नाम है, तो युलुक खान इसका नाम है। इसके अलावा नेबे ममलिकत इसका नाम है, किंग मेकर भी इसको बोल दिया जाता है। तो ये 2-3 इसके नाम है, ये याद रखना। अब लोगों के अंदर विश्वास जगाने के लिए क्या किया, क्योंकि प्रजा भी तो इनके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, प्रजा भी तो साथ होनी चाहिए, तब तो बात बनेगी। तो इसने क्या किया, इसने वहां पे एक पर्शियन कल्चर को इंट्रोड्यूस किया। और कौन सा फेस्टिवल यूज किया, नौरोज फेस्टिवल। अब फारस से जो है भारत के लोग थोड़ा सा डरते थे, वो आप देखिए कि पहले से ही
चलता आ रहा है ना, अरब कॉन्क्वेस्ट हुआ, गोरिल्ला वारफेयर हुआ, इतना सारा, तो लोगों को पता था बहुत कट्टर है भैया, है ना, फारस के चकाचौंध तो अच्छी है लेकिन वहां के लोग गंदे हैं बहुत ज्यादा, है ना, वो अगर पीछे पड़ गए तो बहुत अपना बदला लेने के लिए बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो कुल मिला के वहां का एक खौफ था, तो इसने ये खौफ का फायदा उठाया, इसने लोगों के माइंड में ये फीड करना शुरू किया कि मैं फारस का ही ब्लड हूं। ये लोग था नहीं ये फारसी, है ना, ये तो भैया यहाँ पे है ना ऐसी की तैसी अपनी करार था, लेकिन इसने जानबूझ के लोगों के माइंड में कि भैया ये जो फारस देश है, पर्शिया देश है, मैं भी वहीं का हूं, है ना, तो इसने जो है यहाँ पे नौरोज फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस कर दिया और वो यहाँ पे लोग नौरोज फेस्टिवल मनाने लगे, तो लोगों को लगा कि अच्छा ये तो पर्शियन है ना, थोड़ा सा इससे संभल के रहना चाहिए, खौफ का माहौल क्रिएट हो गया। ऐसे ही आप देखिए कि इसने साथ में एक और चीज की, सिजदा और पैबोस, है ना, यानी कि अगर बादशाह तुम्हें दिख जाए कहीं पे तो ये नहीं कि तुम अपने काम करते फिर रहे हो, तुम्हें सब काम छोड़ देने हैं, झुक के उसको पूरा एकदम लेट के सलाम करना है बादशाह को, तो इसी को बोल देते हैं जमीन बोसी और पैबोस करना है ना, तो हाथ चूम के उसको अच्छे से पूरा वो करना है, नहीं किया तो फिर तुम देख लेना, है ना, पर चूमना हाथ ही है, कहीं उल्टा पुल्टी चीज पे दिमाग मत लगा देना तुम, है ना, तो हाथ से आगे पीछे मत बढ़ो, है ना, सिर्फ हाथ की बात हो रही है यहाँ। इसके बाद ही सेपरेटेड दीवाने विजारत फ्रॉम दीवाने अर्ज, ये बहुत शानदार काम किया, है ना, इसका मतलब ये है कि पावर को डिवाइड कर दिया, एक आदमी को सारी पावर नहीं दी, इसने बोला कि जो पैसे की पावर है, दो सबसे बड़ी पावर है, पैसा और शस्त्र, है ना, तो सेना की पावर होगी और पैसे की, इसने बोला कि सेना को अलग कर दिया जाएगा, इसको अलग आदमी देखेगा, है ना, और जो पैसा है, पैसे का पूरा ट्रेजरी जो है वो अलग आदमी देखेगा। अब इससे क्या हो गया कि ये सेना वाले के पास पैसा नहीं रहेगा तो ये कुछ नहीं कर सकता, है ना, सैनिकों को पैसे कहां से देगा, और ट्रेजरी वाले के पास सेना नहीं है तो वो अकेले पैसे का क्या करेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि दोनों की पावर का डिवीजन कर दिया, यानी ये अगर कुछ काम करेगा तो राजा से पूछेगा, ये कुछ काम करेगा तो राजा से पूछेगा, खुद बीच में आ गया। तो ये इसने बहुत तगड़ा काम किया जिससे ये अपना राज जो है एस्टेब्लिश यहां पे कर पाया। क्या अब मजा आया ना वीडियो ये देखो, ये इंतजार कर रहे थे कि ऐसा ही कोई कमेंट आएगा और मैं भी इंतजार कर रहा था तुम्हारी रिएक्शन का कि तुम बोलोगे क्या आगे से, है ना। तो कुल मिला के आपने देखा कि मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि इस आदमी ने अपना राजपाट पूरा संतुलित तरीके से कैसे कायम किया। ऐसे राज कायम होते हैं, ये शायद इतना ज्यादा दिमाग आपने कभी लगाया भी नहीं होगा चीजों में, है ना। अगर पढ़ाना होता तो मैं सीधा 4-5 लाइन पढ़ा के मैं निकल जाता, लेकिन मैंने सोचा कि अब मजा कर रहे हैं, अच्छे से कायदे से बताता हूं कि भैया राजपाट होता कैसे है। तो ये बलबन के बारे में हमने मेन पॉइंट्स पढ़े। अब बलबन जो है ना ये अगेन महत्वाकांक्षी है, और इस टाइम तक देखो कि जो बंगाल वाले हैं, जैसे मैंने बोला कि बंगाल के लोग जो हैं वो बोले कि नहीं नहीं हम तो तुम्हारी सुनेंगे ही नहीं। बलबन जब आता है तो उसकी सुनती नहीं है, बोलते हैं हम अलग हो रहे हैं, जैसे वो बटिंडा वाले अलग हो रहे थे, ऐसे ही ये बंगाल वाले बोलते हैं कि नहीं हम नहीं तुम्हारी मानते, हम अलग हो रहे हैं। पूरे मैप को देखिए, अब मैं आपको दिखा देता हूं, आपको वहां से समझ में आ जाएगा। दोबारा से चलते हैं मैप के ऊपर, आप ये वाला मैप देखिए कि यहाँ पे जब बलबन बैठ गया है इस तरफ दिल्ली वगैरह बनारस वाले में तो ठीक है, लेकिन ये जो इस तरफ वाला बंगाल का एरिया है, ये जो लोग हैं ये सुनने को तैयार नहीं है, ये बोलते कि हम ना तुम्हारी मानेंगे, हम अलग हो रहे हैं तुमसे। अब बलबन बोलता अच्छा थारी ऐसी की तैसी, ऐसे कैसे अलग हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पे जो है बंगाल का बैटल के बारे में क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बंगाल के बैटल के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। इसके अगेंस्ट जो बलबन के आदमी खड़ा होता है बंगाल के अंदर, वो था तुगरील खान। और तुगरील खान इसको बोलता है मैं आज से तुम्हें टैक्स नहीं दूंगा, तुम कौन और मैं कौन, तुम अपना काम करो। और ये बोलता है कि अब मैं तेरे को मदद सिखाऊंगा, है ना। तो तुगरील खान जो है इसको ललकार देता, होता इसी का सूबेदार है एक तरह से, लेकिन इसको ललकार रहा है एक तरह से, है ना, कि मैं नहीं तुम्हारी बात मानूंगा। तो ये भाई साहब क्या करता है अपने 2 लड़कों को लेके वहां पे पहुंच जाता है। इसके 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे, है ना, और दोनों के साथ जो वहां पे हमला कर रहा है और एक तरह से उसको हरा रहा है। और ये जो है एक तरह से 1279 एडी के आसपास की बात है, ठीक है। इसका राजपाट जो चल रहा है आप देखो 1266 से 87 में चल रहा है, और ये जो है 1279 के आसपास की बात है। तो यहां पे देखिए कि तुगरील खान को हरा देता है, और अपने छोटा बेटा जो होता है, इसके 2 बेटे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, तो यंगेस्ट सन है जो बुगरा खान, बुगरा क्या नाम है ना, बुग्गू सा, तो ये बुगरा खान को जो है वहां का गवर्नर नियुक्त कर देता। अब अपना बेटा है तो वो तो विरोध नहीं करेगा ना। तो इस तरीके से बंगाल को इसने कैप्चर किया और बंगाल पे अपना शिकंजा हासिल कर लिया। ये बहुत तगड़ी चीज की, है ना। बंगाल भी कंट्रोल में चल रहा है अभी, तो बंगाल वाले भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन 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 समस्याएं खत्म इतनी जल्दी थोड़ी होती हैं। अब आधा देखो पूरे एम्पायर को अभी ये डिवाइड करने का काम करेगा, क्योंकि बुढ़ापा भी आ रहा है धीरे धीरे। आप देखिए लगभग अपने आखिरी के दिनों में जब चल रहा है, तो वहां से जो है आप देखो मंगोल इन्वेजन स्टार्ट हो जाती है। मैं वापस से मैप पे लेके चलता हूं कि जो मंगोल इन्वेजन हैं
वो इसको फिर से दुखी करने लग गए मंगोल। चिंके जो है, मैं बोल रहा हूं ना आपको बार बार, ये देखो मैंने मंगोल्स का नाम इसीलिए लिख दिया था कि ये बार बार दुखी करेंगे। तो अब उधर वाला तो बुगरा खान सब संभाल रहा है, अब इसने सोचा कि भैया ये बार बार मंगोल आके इन्वेड कर रहे हैं, यहाँ पे लूटपाट मचा रहे हैं और लोगों का विश्वास उठता जा रहा है कि ये कैसा राजा है जो हमें बचा ही नहीं सकता। ये चिंके आते हैं यहाँ पे लेडीज के साथ जो है रेप कर रहे हैं, उधर से पैसे लूट रहे हैं, सारा का सारा हमारे घरों को जला रहे हैं, ये क्या चल रहा है। हम क्यों राजा को माने जब वो राजा हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता। तो है ना, सबसे पहले अपने डिफेंस को मजबूत करना होता है। इसीलिए मैंने वो पृथ्वीराज वाली कहानी में बोला था कि आपने जब पता था कि ये आदमी जो है इतना दुखी कर रहा है भारतीयों को, तो आपने उसको माफ क्यों किया। ये आपके कमजोरी है ना। डिफेंस जो है आपका मजबूत होना चाहिए। डिफेंस के लिए आपको किसी को मारना पड़ रहा है तो आपको मारना पड़ेगा, उससे लाखों लोगों की जान बचेगी, वो भी तो है कि चीज। तो ये देखिए कि मंगोल्स को कोई भैया रोकने वाला ही नहीं है यहाँ पे। अब ये बहुत दुखी हुआ, तो बलबन ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने एम्पायर को दो भागों में बांट दूं, तो एक इधर वाला बच्चा संभालेगा और दूसरा इधर वाला। अब जो दूसरा लड़का था, जो इसका बड़ा लड़का था, उसके बेचारे की शामत आ गई, उसको बेचारे को इधर लगा दिया इसने। ओ सोच रहा होगा अब्बा जान मन ने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे को तन्ने इधर लगा दिया, मेरे को उधर लगा देता है। तो वो बेचारे को इधर इनके साथ मंगोल्स के साथ लड़ने के लिए भेज दिया। अब मंगोल तो आपको पता है कितने खतरनाक है ना, वो छोड़ते नहीं किसी को भी, तो उन्होंने उसको काट मार डाला वहीं पे। वो बेचारा मरते मरते सोच रहा होगा कि पापा तन्ने तो धोखा कर दिया, अब्बा जान मैं तुम्हें ऊपर जाके देखूंगा, है ना, जन्नत में जाके देखूंगा, देखना वहां के दरवाजे ही नहीं खोलूंगा, तुम आना बाद में, मैं सारे दरवाजों पर कुंडी लगा के रखूंगा, तुम्हें भी बाहर खड़ा रखूंगा जैसे तुमने मेरे साथ किया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप समझिए कि उसका जो वो लड़का है वो लुढ़क जाता है। और ऐसे में ही आप देखिए कि जब वो लड़के का नाम क्या है वो भी देख लीजिए, प्रिंस मोहम्मद खान है इसका नाम। ठीक है, एल्डेस्ट सन है, जो एल्डर बड़ा लड़का। अब ऐसे में जब देखिए कि इसको पता लगता है कि भैया ये मेरा जो लड़का है लुढ़क गया है, तो इसको भी बहुत अच्छा नहीं लगता है और कहीं ना कहीं बुढ़ापे का शिकार भी है, तो इसके दिल पे बात लग जाती है और ये भी कोई ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता और अल्टीमेटली इसकी भी डेथ हो जाती है। लेकिन बुगरा खान जो है देखिए वो अभी भी दूसरा वाला पोर्शन संभाले हुए है, ये हमें समझना है। लेकिन आप समझना कि अभी जो है बुगरा खान राजा नहीं बनने वाला है, क्योंकि बुगरा खान भी इतना कोई कैपेबल रूलर नहीं है। ये अभी जो मैंने आपको कवर किया है ना, ये स्लेव डायनेस्टी को कवर किया है। ठीक है, और अगर मैं चाहता तो एक ही दिन में मैं सारा भी दिल्ली सल्तनत पढ़ा सकता हूं, मैं आधे घंटे में भी पढ़ा सकता हूं, दैट्स अप टू मी कि मैं समझाना कितना चाहता हूं। ये मैंने पूरा जान लगा के इसको बताया है, इसलिए यहां तक कि अभी खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो अल्टीमेटली यहां पे देखिए कि जो मंगोल इन्वेजन्स का पूरा ठीक रहा है वो तो मैंने बता ही दिया है। लाहौर वाज देन अंडर मंगोल इन्फ्लुएंस, पूरे का पूरे लाहौर पे जो है मंगोल्स का कब्जा हो गया है, यानी कोई है ही नहीं। सिंध हो गया, मुल्तान हो गया, उनको कोई बचाने वाला नहीं है, वो भी रिस्क ऑफ इन्वेजन पे है। तो बलबन जो है एक तरह से आप देखिए कि एक कमजोरी इसकी रही कि ये मंगोल्स के अटैक को नहीं बचा पाया है। ये मैं सिंध मुल्तान वगैरह वाला एरिया फिर से आपको दिखा देता हूं मैप में, आपको ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। ये रहा वो, ठीक है, ये देखो ये मुल्तान का एरिया हो गया, ये सिंध का एरिया हो गया, इधर ये लाहौर हो गया। कुल मिला के बात ये है कि ये पूरे एरिया पे जो है बलबन इस तरफ वाले एरिया पे जो है कुछ नहीं कर पा रहा था। यहाँ बार बार मंगोल्स की इन्वेजन हो रही थी और उसी में जो है उसका प्रिंस मोहम्मद नाम का लड़का मारा गया। ठीक है, तो यहाँ का एरिया सेफ नहीं था और वो खुद भी फिर इस टाइम पे लुढ़क चुका था। तो ये हमने जो देखा है मंगोल इन्वेजन के बारे में भी देख लिया है। और ये जो है लगभग आप देखिए कि मोटा मोटा अगर मैं देखूँ तो चंगेज खान जो है और उसके वंशज जो है उस तरफ से वो पैरेलली चल रहे हैं। अब उनके बारे में इतना भी जानने की जरूरत नहीं, आपको चंगेज खान का थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, तिमूर का पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं बाबर की बात करूंगा तो वो कभी बोलेगा कि मैं मेरा बाप जो है वो चंगेज से है, मेरी माँ जो है तिमूर से है ना। तो वो आप देख लेना, वो मैं तब आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं चंगेज और तिमूर जो है ना यहीं पे पैरेलली चलेंगे, तिमूर अभी आएगा, अभी आया नहीं है ना। चलिए पहले मैं सवालों की पूरे का पूरा करवाता हूं कि क्या क्या सवाल है, उसके बाद एंड में आपसे बात करूंगा, है ना। अच्छा चलो, अब गयासुद्दीन बलबन सेटअप डैश डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाने अर्ज। अब मेरे को बताओ कि दीवाने अर्ज जो है इसने दीवाने वजीरत से जो है अलग कर दिया था। विजारत जो होता है, विजारत बोलते हैं व्यापार को एक तरह से, है ना, या पैसे को, तो कॉमर्स को एक तरह से, है ना। तो दीवाने विजारत का मतलब होगा कि जो पैसे का डिपार्टमेंट है, और दीवाने अर्ज का, या फिर कई बार इसको अर्ज को आरिज भी लिख दिया जाता है। तो दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज जो है ये डिफेंस का डिपार्टमेंट होता है या मिलिट्री का डिपार्टमेंट होता है। तो इसने वही तो किया, दोनों को अलग कर दिया था। तो यही वो पूछना चाह रहा है, तो इसने मिलिट्री वाले का, ठीक है, दीवाने अर्ज क्या है, मिलिट्री वाला हो गया। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली प्राइमरली अडोप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन रेदर देन एक्सपेंशन। इसने किस सुल्तान ने जो है कोशिश की कि अपने ही एम्पायर को जो है दृढ़ करे, ना कि उसको एक्सपेंड करे। क्योंकि दो दिमाग में चीजें एक राजा के रहेंगी कि अपने ही जितना एम्पायर है उसी को कंट्रोल में करके रखे, कोई उसके ऊपर हमला ना कर पाए। पहला ये है
या दूसरा ये है कि भैया तुम इतने शक्तिशाली हो जाओ, इतने एम्बिशियस हो जाओ कि भैया दूसरे के घर में घुस के उसको मारो और वहां का एरिया भी अपने अंडर कर लो। लेकिन ये जो काम है बलबन ने नहीं करने की कोशिश की, हमने वही देखा, अपने ही एरिया को बचाने की कोशिश की। बंगाल के साथ भी जो युद्ध हो रहा है वो अपने ही एरिया को बचाने के लिए हो रहा है कि वहां का जो फ्यूडेटरी है, वहां का जो सामंत है, सूबेदार है, वो विरोध कर रहा है, उसको दबाने के लिए हो रहा है। ठीक है, तो बलबन ने ये काम किया है, ये आपको ध्यान रखना है। खिलजी तो भैया जब आएगा अलाउद्दीन, वो तो बहुत तबाही मचाएगा, वो तो पूरे के पूरे भारत में ही अपना परचम लहरा देगा। ठीक है, तो वो अलग ही हो गया। बहलोल लोदी जो है वो तो अभी आया ही नहीं, वो तो लोदी डायनेस्टी में आएगा, इब्राहिम भी उसके बाद ही आएगा, तो ये तो अभी करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स इंट्रोड्यूस टू कॉइन्स नेमली सिल्वर टका एंड कॉपर का जीतल, है ना। तो टॉन्सिल से मैंने आपको याद करवाया था, तो टॉन्सिल में क्या है, TAN टॉन और SIL क्या होगा, सिल्वर, है ना। तो ये किसने किया था, मैंने आपको बताया था, इल्तुतमिश ने जो है 2 कॉइन्स लॉन्च किए थे। और इल्तुतमिश कहाँ पे है, ये रहा। अच्छा, एक मैं चीज़ रजिया में आप लोग को बताना भूल गया हूँ, मैं रजिया ही खोल लेता हूँ, वहाँ पे मैं वापस से आऊँगा इस चीज़ पे। ये कौन सी स्लाइड है, 25वीं स्लाइड है, इस पर मैं आ जाऊँगा। ठीक है, रजिया में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि रजिया ने जो है 3 सिक्के लॉन्च किए थे भाई, है ना। तो रजिया के टाइम के जो है 3 कॉइन्स याद रखिएगा, 3 कॉइन्स जो है रजिया ने लॉन्च किए थे। पहला जो कॉइन है आप समझना, उसके ऊपर क्या लिखा था, दिल्ली सल्तनत की महारानी। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा लिख देता हूं, अलग अलग पेन से लिख देता हूं। दूसरा जो हो गया उस पे लिखा था न्याय की रानी, न्याय की रानी। ठीक है, और तीसरा जो हो गया, तीसरा सिक्के पे क्या लिखा था इसने, इल्तुत मिश की बेटी। इसको याद रखने का एक और तरीका है कि इल्तुतमिश की बेटी, है ना, वो है इल्तुतमिश और ये है किशमिश। कितना गंदा पीजे था आई नो, बट ऐसे याद रहेगा आपको, सीक्वेंस याद रहेगा, इल्तुतमिश किशमिश। ठीक है, अब किस मिस मत करना कि किस हो गई मिस, है ना, ऐसी वाली बातें मत करना। चलो, रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल रूलर ऑफ सल्तनत हु असेंडेड द थ्रोन इन। तो रजिया जो है कब बैठ रही है थ्रोन पे, सिर्फ 4 साल के लिए बैठेगी, तो 1236 में बैठेगी और 1240 तक जो है इसकी हत्या हो जाएगी। तो 1236 का टाइम पीरियड है। मैंने वही बोला कि पेपर में देखिए आपको सवाल पता होना चाहिए, और बहुत क्वेश्चन सिर्फ स्लेव डायनेस्टी से आ रखे हैं। 30-35 क्वेश्चन अगर एक जगह से आ जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बोल रहे हैं, महारानी, बिल्कुल बिल्कुल सही, बेटी बड़ी मस्त है सर। Which of the following सुल्तान ऑफ दिल्ली primarily adopted a policy of consolidation rather than expansion? ये तो बलबन ने बता ही दिया ये मैंने। Which of the following system of Delhi Sultanate had a influence on the Bahmani and विजयनगर किंगडम? तो ये जो है ये भैया अभी याद कर लीजिए, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो मैंने पूरा पढ़ाया नहीं है। और बहामनी विजयनगर जो है ये साउथ में सब सिस्टम चलेगा, और यूजुअली इनका जो टाइम पीरियड है ये तुगलक्स के टाइम में होगा, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के आसपास कंटेम्प्रेरी हैं ये सारे के सारे, हरिहर बुक्का ये सब जो है उसी के कंटेम्प्रेरी है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत इनके बारे में मैं बता दूंगा। इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ दीवाने इंशा डिपार्टमेंट अंडर दिल्ली सल्तनत? तो दीवाने इंशा का जो, अब ये तो भैया ठीक है अभी याद कर लो इसको फिलहाल के लिए, इसके बारे में बाद में कर लेंगे। ये अभी मैं बताऊंगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट अगले रूलर आएंगे, वो नए नए डिपार्टमेंट बताएंगे, अभी आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, इक्ता सिस्टम किसने चलाया था? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इक्ता सिस्टम किसने चलाया था, ये मेरे को बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन है आप लोगों को दे रहा हूं कि इक्ता सिस्टम या इक्ता प्रणाली जो है ये किसने लॉन्च की थी, ये आप मेरे को बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत वो रिकॉग्नाइज्ड बाय द बलबन? तो बलबन ने जो है दीवाने अर्ज बनाया था, है ना, उसने क्या किया था, मिलिट्री को उससे विजारत से अलग किया था, तो ये मैं बता ही चुका हूँ। इसका बताइए जितने भी लोग देख रहे हैं, किशमिश, है ना, इलायची, ये अलग ही अलग देखो इनके ये भरे हुए हैं, मैं बता रहा हूँ, है ना। इलायची के बाद उसके दाने, बहुत सारे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, इल्तुतमिश जो है बिल्कुल सही उत्तर है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इल्तुतमिश वाला हो जाएगा, इक्ता वाला, वो उससे याद रखना। चलो, व्हेन डिड मंगोल रूलर गेंगीज खान डाई? तो गेंगीज खान कब लुढ़कता है, ये 1227 का है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, देखो कुछ कुछ हैं, चंगेज, गेंगीज और तिमूर, ये 3-4 हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे भी देखिए कि जो मंगोल्स हैं उनके भी राजा बदलते जा रहे हैं, अपने को मंगोल्स में ज्यादा नहीं पढ़ना है, उनके जो मेजर मेजर राजा हैं बस उनके बारे में अपने को पता होना चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सब पढ़ाऊंगा, आज थोड़ी पढ़ा दूंगा सब कुछ एक दिन में, है ना। तो अभी सब कुछ पढ़ेंगे, पर कुल मिला के ये जो है मंगोल्स के राजा हैं, ये जो है कब मरे हैं और कब गद्दी पे बैठे हैं, इन 3-4 के बारे में आप जान लीजिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि जब मैं दिल्ली सल्तनत खत्म करूंगा तो एक पूरी की पूरी स्लाइड में ये भी कंपाइलेशन दे दूं, बट इनके बारे में पढ़ के जाइएगा, ठीक है भाई। इन विच ईयर डिड द मंगोल्स अंडर गेंगीज खान इन्वेड
तर्कशोनिया इन नॉर्थ ईस्ट ईरान। तो देखिए कि ये गंगीज़ खान के बारे में बार बार सवाल आए हैं पेपर में, तो मैं थोड़ा सा बता दूंगा इसको अलग से। मैंने किताब में तो काफ़ी चीज़ें डाल दी हैं, है ना। ये जो हमारी बुक है, बुक के अंदर तो आपको मैक्सिमम चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसमें तो मैंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से जो है पूरे का पूरा बनाया है। ये देखो, ये रहा इल्तुतमिश, इसके बारे में हैशटैग इंपॉर्टेंट। ये रहा बलबन, अभी मैं खिलजी आपको पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें है ना। तो ये रही आपका रजिया, तो सब मैंने जो है इसमें कवर कर रखा है किताब के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो आप बुक लेना चाहें तो ये भी अभी ऑफ पे है, तो अच्छा खासा ऑफ आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जीवी कक्षा ऐप का लिंक है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। चलो, ही वॉज द दिल्ली सुल्तान हु, अच्छा हु वॉज द आएगा यहाँ पे, ही नहीं आएगा, हु आएगा, कि जिसने प्रैक्टिस सिजदा और पैबोस की स्टार्ट की थी अपने कोर्ट में, है ना। अच्छा ठीक है, हु वॉज ही, अच्छा ऐसे करके पूछा गया था पेपर में, ठीक है। तो सिजदा और पैबोस तो भाई बलबन ने स्टार्ट किया था, और नौरोज फेस्टिवल भी बलबन ने ही किया था, और पर्शियन कल्चर को भी इसने ही इंट्रोड्यूस किया था, मैंने बता दिया था। अब ये पूछ रहा है टॉम्ब ऑफ रजिया जो है हरियाणा के अंदर, हरियाणा में भी कहाँ पे, कैथल में, तो उसका बिल्डिंग मटेरियल पूछ रहा है। हरियाणा में भी अगर मैं बोलूंगा तो कहाँ पे हो जाएगा, कैथल में, ठीक है, कैथल में। और मैंने आपको यही बोला था कि कई बार कोई मोन्यूमेंट है, टॉम्ब है, वो किस चीज का बना हुआ है वो हमसे कई बार पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए उसमें। या फिर उसका आर्किटेक्चर पूछ लेता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुतुब मीनार जो था वो इंडो इस्लामिक था, ठीक है। तो ये जो किस चीज का बना हुआ है, ये आप देखिए, या तो रेड सैंडस्टोन का, ग्रेनाइट का, मार्बल का, या बेक्ड ब्रिक्स का, तो जली हुई ईंटों का बना हुआ है। ये मैंने आपको समझा दिया था आज की क्लास में ही। इन विच ईयर वाज रजिया रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन द दिल्ली सल्तनत, तो मैंने बताया 4 साल के लिए वो रही थी, और 36 जो है वो 4 के टेबल में आता है, वहां से कहीं ना कहीं आप याद रख सकते हैं। तो 1236 में जो है वो बनी, और 1240 तक रही थी। तो यहाँ पे कहाँ है, ये रहा 1240 तक, ठीक है। 1236 में बनी थी, उसने बोला है कि लुढ़की कब थी, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया, तो फीमेल में तो पहली भी यही है और आखिरी भी यही है, रजिया सुल्तान। तो इसके बारे में तो कितना कुछ मैंने बता दिया आज। हु कंपोज तबाकत नासिरी इन दी दिल्ली सल्तनत पीरियड, क्या मैं इस आदमी के बारे में बता के नहीं आया कि ये किस किस के कंटेम्प्रेरी रहा है। ये इल्तुतमिश से लेके बलबन तक रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका नाम है मिनहाज उस सिराज या उल सिराज जो भी है, बट आप ये ध्यान रखिएगा, मैंने इसी के बारे में बताया था, ये प्रमोशंस होती जा रही थी धीरे धीरे इसकी, तो इस तरीके से जो है कई लोगों के कंटेम्प्रेरी रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत अपॉइंटेड घियासुद्दीन बलबन एज हिज प्राइम मिनिस्टर, तो आप मेरे को खुद बताओ कि किसने जो है बलबन को अपना बिल्कुल सलाहकार और बिल्कुल अपना जो है वफादार बना लिया था, जिसकी वजह से वो खुद भी 20 साल राज कर गया था। क्या मैंने बताया नहीं था नासिरुद्दीन महमूद के बारे में, और अपनी बेटी की शादी भी इसने करवाई थी, है ना। इसने जो है अपनी बेटी की शादी बलबन से करवाई थी, बलबन से करवाई थी। बहुत तेज था ये बलबन भी, इसने भी इसकी लड़की फंसाई। देखो क्या क्या चल रहा है भाई, अलग अलग लेवल पे चल रहा है। हु वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन रूलर, तो अगेन रजिया हो जाएगा। ये पेपर में जितनी बार भी ये आ रहा है ना क्वेश्चन, ये उतनी बार पूछा गया है, यहां से भी एक आइडिया लग जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 5-6 साल में यही आए हैं। इसके बाद बोल रहा है मेमलुक, मेमलुक क्या होता है, मामलुक होगा ये, है ना, मामलुक होगा ये शायद। मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बिलोंग टू विच डायनेस्टी, तो ये तो मामलुक का मतलब ही स्लेव है, या इलबारी कह लीजिए, है ना। इलबारी इल्तुतमिश से स्टार्ट हो जाती है। घियासुद्दीन बलबन इंट्रोड्यूस द कस्टम ऑफ सिजदा एंड पैबोस एज नॉर्मल फॉर्म सैल्यूटेशन टू द किंग एज पार्ट ऑफ द डैश एटिकेट, तो ये कौन सा एटिकेट था, तो ये भैया कोर्ट का एटिकेट था। देखो क्वेश्चन वही है सिजदा पैबोस का, लेकिन पूछने का तरीका बदल गया। आप खुद मेरे को बताओ कि मैंने क्या बोला था कि बादशाह के सामने अगर जाना है उसका हाथ चूमना है और कुछ नहीं चूमना है, मैंने इससे बताया था। वो और कुछ वाले से तो तुम्हें याद होगा, इतना तो याद है, बहुत तेज हो तुम, है ना। तो वो कहां पे होगा, क्या ऐसा थोड़ी कि बादशाह कोई हर रोज रोड पे निकल रहा है, तो आप बादशाह की कोर्ट में जाएंगे, आप उसको झुक के सलाम करेंगे, उसके हाथ पैरों को चूमेंगे, है ना, ऐसा करना है। तो सजदा एंड पैबोस का वो कोर्ट का है ना, कि आप उसके दरबार में जा रहे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। हु हैड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ बलबन, तो उसका नाम तो युलुक खान था असली, है ना। तो ये देखिए बलबन का टाइटल तो उसने लिया था, तो युलुक खान उसका नाम हो गया। इसने और भी अपने आप को कई टाइटल दे रखे थे, नियाबत खुदाई हो गया, या फिर एक था जिल्ले इलाही हो गया। इसके टाइटल मैं कुछ और भी बता देता हूं आपको, एक देखिए कि नियाबत खुदाई या फिर जिल्ले इलाही, ये भी इसके टाइटल थे। Who among the following ruler was chronicled in मिनहाज सिराज,
अब ये मिनहाज सिराज में जो है किसके बारे में लिखा गया है? आप मेरे को बताओ कि ये क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाएगा जिसको ये पता हो कि सिराज जो है वो कब से कब तक था। वो पूरी इलबारी डायनेस्टी में है, यानी कि पूरी मामलुक डायनेस्टी में आपको सिराज देखने को मिलता है, बलबंत तक देखने को मिलता है। तो मेरे को बताओ कि अकबर तो भैया मुगल है, अकबर तो आया ही नहीं अभी, तो अकबर तो इसका उत्तर नहीं हो सकता। बाबर भी एक मुगल है। अब तुगलक जो है, तुगलक के टाइम तक इतना कहां जिंदा रह जाएगा भाई? एक आदमी की भी एक लिमिट है जीने की, ऐसा थोड़ी है कि कब्र से उठ के आ जाएगा वो है। तो तुगलक तो कहां आ जाएगा बीच में? ये तो अभी पढ़ाए भी नहीं है ना, ये तो बहुत आगे आने वाले हैं अभी। तो कुल मिला के तुगलक भी नहीं हो सकता। मिनहाज जो है, सिराज जो है, वो रजिया के टाइम का माना जाएगा यहाँ पे, और रजिया के टाइम में इसको एक अच्छी पोजीशन मिल गई थी, है ना, अच्छी प्रमोशन हो गई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वाज रजिया सुल्तान इम्प्रिजन्ड बाय मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया? देखो अल्तुनिया मैंने एक शॉर्ट नेम आपको बताया था, कल को कोई फुल नेम पूछ ले पेपर में, देखो आ रखा है, तो आप ये ध्यान रखना मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया उसका पूरा नाम था। पेपर में कल को ये पूछ ले कि बताओ आलिया रजिया के हस्बैंड का नाम क्या है? आलिया के हस्बैंड का तो रणबीर है, तो ये रजिया का कौन है? तो आपको पूरा नाम याद रखना। वो पूछ ले कि उसका पूरा नाम क्या है, तो मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो है इसने कहां पे उसको किया था? तो किला मुबारक में। मैंने आपको बताया था, मैं गया भी था किला मुबारक में, वहां गुरुद्वारा भी बन गया, आप याद कीजिए। तो कहां पे ये रहा किला मुबारक, इन बठिंडा में। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान ट्रेस्ड हिज डिसेंट टू द एंशिएंट हीरो अफराशियाब इन ऑर्डर टू फैब्रिकेट ए नोबल बर्थ फॉर हिमसेल्फ? आप मेरे को बताओ कि ये पर्शियन कल्चर को कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, और ऊपर से पुराने लोगों को अफराशियाब का अपने आप को वंशज कौन बता रहा है, ताकि लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो और स्टेबिलिटी आए? तो बलबन ने ही तो ये काम किया है सारे का सारा, ऐसे कसीदे करने का। ये बादशाहों को करना ही पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है कि ये जितने भी नेपोलियन तुम देखते हो, ये सच में बहुत ज्यादा है कि वो पूरा का पूरा पहाड़ चढ़ रहा है यूं करके? ऐसे तो वो चढ़ा भी नहीं होगा, बेचारे की कमर झुक गई होगी, ऐसे करके चढ़ा होगा। लेकिन जब फोटो में दिखाया जाएगा तो यूं करके दिखाया जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये जो होता है ना, माइंड वॉश वाली टेक्निक्स बादशाह यूज किया करते थे, आज की डेट में भी होती हैं। चलो छोड़ो आज की डेट की बात। तो अंडर दिल्ली सल्तनत ऑल रिलीजियस टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन ए वेल्दी एंड रिच मुस्लिम्स इन इंडिया। तो इसके बारे में, टैक्सेस के बारे में अभी मैं बताऊंगा, अभी तो मैंने शुरू ही किया पूरे के पूरे सेशन को, है ना। तो ये ज़कात होता है, लेकिन हम बहुत सारे टैक्सेस को पढ़ेंगे, सिर्फ ज़कात ही नहीं है। ज़कात क्या होता है, जजिया क्या होता है, बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। Territorial assignment given to administrative officer and nobles in lieu of the service they performed in the state during Delhi Sultanate। अच्छा, तो ये इख्ता हो गया ना, ये पूरे का पूरा, ये टेरिटोरियल असाइनमेंट जो दी जाती थी वो इख्ता वाला ही सिस्टम हो गया पूरे का पूरा। ठीक है, इल्तुतमिश से बिलोंग करता था, मैं बता चुका हूँ आपको। मामलुक वाला तो मैंने बता ही दिया था आपको कि स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता है ये। दिल्ली सुल्तान हु सक्म्ड टू इंजरीज एज ए रिजल्ट ऑफ हिज फॉल फ्रॉम हॉर्स? घोड़े से कौन गिरा था? कौन सा वो भड़वा था जो घोड़े से गिर गया था? बताओ। मैंने बोला भी था कि नीचे खड़ा होकर हॉकी खेल लेता, घोड़े पे बैठ के जरूरी खेलनी थी। तो वो कौन था भाई साहब? तो वो आपका हो जाएगा इसके अंदर से कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, यहाँ लाख बख्श भी लिखा है, तो लाख बख्श भी यही है, मलिक भी यही है, अपने आपको टाइटल इसने दे रखे थे। टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश वाज बिल्ट इन विच ईयर? तो इल्तुतमिश का जो टॉम्ब है वो 1235 में बनाया गया था। ये आप ध्यान रखना, जब लुढ़केगा तभी तो बनाया जाएगा। और जो रजिया है, रजिया भी आप देखिए कि कब बैठ रही है गद्दी पे, 1236 में बैठ रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कई बार जो है ना हम कॉमन सेंस से नहीं करते। आप मेरे को बताओ इसको, क्वेश्चन को, अगर आपको नहीं भी पता था ये क्वेश्चन, मेरे को बताओ कि रजिया जो है वो 1236 से 1240 में बैठ रही है। तो रजिया जो कब गद्दी पे बैठेगी? इल्तुतमिश के मरने के बाद। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो काम हुआ होगा 1236 से जस्ट पहले ही हुआ होगा। और पूरे के पूरे देखो आप कि 1388, 1458, 1528 इसमें तो नहीं हुआ होगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसका उत्तर 1235 हो जाएगा। ऐसे भी कॉमन सेंस लगानी होती है पेपर में। बच्चा क्या सोचता है कि नहीं नहीं मेरे को तो सब कुछ ही सीधा लाइन में दिख जाए, है ना, हर चीज मेरे को लिखी दिख जाए। अब इसको मैं अगर किताब में नहीं भी डालूं तो ये कॉमन सेंस की बात है ना। आपने पढ़ ली पूरी किताब, अब उसको मैं ये बाई चांस आज मैं नहीं भी पढ़ाता तो भी कॉमन सेंस की बात थी, तो इसको आप कर सकते थे ऐसे। लेकिन वही है कि अगर नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, ये तो आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो वो हम क्वेश्चन करते करते मैं बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बारीकियां सिखाता जाऊंगा ताकि आपका जो हो जाए, है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बताया। बहुत सारे लोग जो है पानी पी लीजिए सर, पानी नहीं, पानी और खाना मैं पूरा कंटेंट करके बताऊंगा। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा पूरा गला दुखने लग जाता है, बट कोई बात नहीं। मेरे को ये है कि मैं बढ़िया से बढ़िया लेक्चर बनाऊं, मैं बहुत जान लगा के बना रहा हूं, और एनर्जी की कमी आपको पूरे लेक्चर में कहीं नहीं दिखती, क्योंकि भूखा पेट यहाँ पे आता हूं मैं, सच बताऊं तो आपको, है ना। पूरा दिन मेहनत लगती है पूरे लेक्चर्स के लिए। आपको लगता है ऐसे ही बन जाते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं ये। हु ऑक्यूपाइड बदाऊन एंड अपॉइंटेड इल्तुतमिश एज इट्स फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर?
तो किसने ये किया था भैया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही तो उसको बनाया है अपना गवर्नर, है ना। इल्तुतमिश का स्लेव था वो, तो बदाऊन को फिर यही करेगा ऑक्यूपाई, ऑब्वियस सी बात है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, क्योंकि कंटेम्परेरी भी उसी का ही है इल्तुतमिश। आप देखिए उसी के आसपास का है, तो वहां से भी एक आइडिया हमें लगता है, क्योंकि बलबन तो बाद, ये क्या कर रहा हूं मैं, अच्छा हाँ ठीक है, वो इल्तुतमिश तो इसका उत्तर हो ही नहीं सकता। मैंने कहा इल्तुतमिश क्यों लिखा हुआ है, इल्तुतमिश की ही तो बात कर रहा है, तो वही उत्तर थोड़ी हो जाएगा। इल्तुतमिश खुद को ही बना रहा है, ये तो कितना अजीब सी बात होगी। बलबन भी नहीं हो सकता, बलबन तो इनका आखिरी है एक तरह से स्लेव डायनेस्टी का। और बहरम शाह तो ये उसको मरवा रहा है इल्तुतमिश की बेटी को, है ना, तो ये तो और बाद में आया। तो केवल और केवल कुतुबुद्दीन ऐबक और इस ये जो है ये दोनों कंटेम्प्रेरी इल्तुतमिश, तो यही उत्तर इसमें हमें देखने को मिलेगा। मिराज सिराज वॉज क्रॉनिकलर ड्यूरिंग द रूल ऑफ। अब सिराज जो है इनमें से किसके रूल में था, ये देखो अगेन क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इस बार ऑप्शन बदल दिए गए। अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने पहले जो ऑप्शन दिखाया था रजिया सुल्तान था, और मैंने वहां पे बताया था अकबर बाबर ये सब तो मुगल है, रजिया जो है इलबारी डायनेस्टी से बिलोंग करती है, तो उत्तर रजिया था उसका। लेकिन यहां देखो ऑप्शन बदल दिए गए, देखो आपके सामने है, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन बदल दिए। और मैंने आपको वो सारे का सारा तो डिटेल में बता दिया है कि जो मिनहाज है वो बलबन तक था, तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने तो एक लाइन में बात खत्म कर दी कि मिनहाज जो है वो इल्तुतमिश से लेके कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम का नहीं है, इल्तुतमिश से है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक में मैंने नहीं बताया उसका, इल्तुतमिश से लेके आगे तक का है। मेन जो है उसका काम इल्तुतमिश से स्टार्ट हो रहा है ना। तो अब यहां पे किसके कंटेम्परेरी है, तो आप देखो ये क्या पूछ रहे हैं, क्रॉनिकलर ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो इसका जो मेन काम है वो इल्तुतमिश, मैंने वही बोला ना, इल्तुतमिश के टाइम में जो है उसी के कोर्ट में सबसे पहले आ रहा है। और ये जो है किताब जो सबसे पहले क्रॉनिकल्स वाली लिख रहा है, तो ये सारा का सारा गेम जो है इसका इल्तुतमिश से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये यहीं से ही शुरू करता है अपना करियर, तो यहाँ पे उत्तर ये वाला इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। आगे तो उसकी प्रमोशन हो रही है और वो बहुत सारी किताबें लिख रहा है, लेकिन वो तबाकत नासिरी वगैरह वो तो नासिरुद्दीन महमूद की लिख रहा है ना, वो अलग चीज है। लेकिन जो पहली क्रॉनिकल लिख रहा है उसकी बात हो रही है, तो वो इसने शुरुआत कहां से की, इल्तुतमिश के कोर्ट से की, ये आपको समझना है। चलो ये तो हो ही गए मेरे ख्याल से, क्वेश्चन ही हो गए सारे के सारे, ठीक है भाई, हो गया ना सारा, हो गया मेरे ख्याल से, तो सब कुछ हो गया, करवा दिया मैंने, ठीक है भाई। तो कुल मिला के ये सारा का सारा कंटेंट तो हो गया है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमने जो है बहुत मेहनत की है, हम अपने कंटेंट में दे रहे हैं, आपको भरोसा है कि मैं कुछ तगड़ा बना रहा हूं और सारी चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये हमारा पेड बैच है जहां पे लिखा होगा जीके का रामबाण 2.0, है ना, 2025 सीजीएल प्री प्लस मेंस के लिए सब कुछ इसके अंदर मैं कवर करूंगा, चाहे वीडियोस हो, पीडीएफ्स हो, मॉक्स हो, 7000 से ज्यादा एमसीक्यू, स्टैटिक, करंट अफेयर, बहुत कुछ इसके अंदर है ना। और अब नई चीज भी हमने इंट्रोड्यूस कर दी, पूरे के पूरे मॉक टेस्ट वाली, वो मैं एक अलग वीडियो बना के आपको बता दूंगा, बट उसमें साथ में डेली टारगेट्स भी मिल रहे हैं, हर चीज मिल रही है। तो आप न्यू ईयर कोड यूज कर सकते हो, न्यू ईयर कोड यूज करने पे या फिर रिपब्लिक कोड यूज करने पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट इसके अंदर मिल जाएगा। तो वो जो भी उस टाइम पे ऑफर चल रहा होगा आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा ये सारा कंटेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल ये हमारी बुक्स हैं, इन बुक्स को आप ऑर्डर कर देंगे तो 8 से 9 दिन में जो है हम कोशिश करते हैं कि आपको बुक जो है डिलीवर हो जाए। और इसमें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मैंने सारी चीजें डिटेल में कवर कर दी हैं, तो आपको ज्यादा भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नोट्स का लेवल जो है आप देख सकते हैं, कलरफुल किताबें हैं, आज तक इस टाइप की कलरफुल किताबें किसी ने भी नहीं बनाई हैं, ठीक है। ये सारा का सारा आप इसमें देख सकते हैं, आराम से तसल्ली से देख लीजिएगा, तो सब इसमें जो है कवर्ड है। तो कुल मिला के अब नेक्स्ट सेशन जो है वो अपना कल होगा। वैसे हमनी मंडे और ट्यूसडे छुट्टी रहती है, लेकिन मैं एक छुट्टी पहले ही ले चुका हूं सैटरडे को, तो मैं मंडे को सेशन लूंगा, और सॉरी मंडे को कह रहा हूं, कल भी सेशन लूंगा, ये बोल रहा हूं, है ना। फिर बीच में एक आध दिन की छुट्टी करेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि अपन जो है रोकेंगे नहीं, सेशंस को कंटिन्यू रखेंगे अभी, ताकि थोड़ा सा अपना कवर भी हो जाए चीजें, है ना। तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आगे वाले सेशन तो और मजेदार रहेंगे, है ना। तो खिलजी जब पढ़ेंगे वहां अलग ही मजा चलेगा, तो बहुत बढ़िया बढ़िया रहेगा, इंटरेस्ट क्रिएट तुम्हारा हो जाएगा और देख ही रहोगे हंसी मजाक में। कोई भी बात मैं क्लास के अंदर बोलता हूं तो उसको कोई भी बंदा दिल पे मत ले, है ना, कि नहीं नहीं मेरे बंदे के बारे में ये बोल दिया, मेरी बंदी के बारे में ये बोल दिया, मेरा तो ये आइडियल था उसके बारे में ये बोल दिया, पृथ्वीराज को ये बोल दिया। भाई ज्यादा दिल पे मत लेना, मैं जो बोलता हूं केवल और केवल तुम्हें याद कराने के लिए और क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मजेदार बनाने के लिए बोलता हूं, है ना। अगर मैं बोरियत भरे लेक्चर दूंगा तो कोई सुनने नहीं आएगा। तुम्हें भी मसालेदार फिल्में अच्छी लगती है, मास सिनेमा सबको अच्छा लगता है, मोनोटोनस किसी को नहीं चाहिए, तो मजा हम करेंगे। और मेरे से नहीं पढ़ाया जाएगा बिल्कुल मोनोटोनस तरीके से, मेरे को खुशी से ही पढ़ाना चाहूंगा, है ना, और हंसी मजाक से ही। तो जो भी क्लास में हम बोलते हैं सिर्फ हमारे कंटेंट को छोड़ के बाकी सब बातों को सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं साफ स्पष्ट शब्दों में आज
बताता हूँ, है ना, कि तुम किसी को पूछते हो, तुम जो करना चाहो, जिसके साथ करना चाहो करो, लेकिन मेरे को मत उस चीज में इन्वॉल्व करो, है ना। मैं नहीं मानता किसी चीज को तो जबरदस्ती थोड़ी मान लूंगा मैं। चलो, और जितने भी लोग हो निकम्मो, लाइक कर दिया करो। इतने लोग तुम देखते हो, लेकिन लाइक सब लोग नहीं करोगे, है ना। देखने के लिए इतने लोग आएंगे और लाइक करने के लिए देखो इनको गश पड़ते हैं। कर दो यार, इतना सपोर्ट तो किया करो। बठिंडा बहुत जल्दी पहुंच जाएगी भाजी, दिलबाग भाजी, है ना। जे तुसी आज ऑर्डर करोगे 8-9 दिन ते लगन पहुंचन च। और के बात आज किसी ने बोलिया नहीं कि हरियाणवी भी बोल के दिखा दो सर, हैं। चलो, हाँ वो सारा का सारा करवा दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, आपको मजाक लग रहा हो, ये देखो, ये रहे वो। ये मैं इनके साथ बहस चल रही है, मेरी पूरी की पूरी लड़ाई चल रही है इनके साथ, मैं आपको बता नहीं सकता, है ना। गाली गलौज तक होने को हो जाता है यहाँ पे, मैं आपको सच बताऊं तो ये तो हाल चल रहा है इस आदमी के साथ मेरा, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, है ना। बहुत बहुत गंदी बहस होती है यहाँ पे, है ना। पूरा आप सुन नहीं पाओगे वो कैसी बहस होती है। कि मेरे को बहुत खून जलता है जब बच्चा बोलता है कि उसके पास अभी तक किताब नहीं पहुंची। मैंने इनको बहुत सुनाया है। अभी अगर ये नहीं मानेंगे, और इन्होंने दोबारा किताबें आज भेजी हैं पूरी की पूरी, आज का पिछले 2-3 दिन से भेज रहे हैं, जिन जिनको नहीं पहुंच पाई थी उनको दोबारा भेज दिया है। और वो मैं ट्रैकिंग आईडी की पूरी लिस्ट इनसे लेके दे दूंगा। आप सबका सोल्यूशन कर दिया गया है। हो सकता है 3-4 दिन में जितने भी लोगों की अटकी पड़ी थी किताबें उनको भी मिल जाएंगी, और जिनको दोबारा भेज दिया उनको भी मिल जाएंगी। आप परेशान मत होइए। मेरे को भी मालूम है कि आप बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, क्योंकि किताब थोड़ी महंगी है, लोग को लगता पता नहीं लूट ना लिया हो, क्योंकि आजकल स्कैम भी बहुत चल रहे हैं। तो मत हो परेशान। अगर मैं यहाँ पे रोज आ रहा हूँ अपना शक्ल दिखाने, तो इसका मतलब है कि मैं कुछ गलत नहीं ही कर रहा हूँ, है ना। नहीं तो मैं अपनी शक्ल छुपाते हुए घूम रहा होता। अरे नहीं 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 नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा इनके पास, है ना। तो इतना भी कोई दुष्ट नहीं होता है यार, कि रोज तुम्हारे लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तो क्यों इतना परेशान हो रहे हो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं। स्टैटिक जीके भी लाएंगे भाई, धीरे धीरे आएगा ना। अब तुम सोचते हो कि एक ही बार में एक चीज मैंने शुरू की है। अब कोई बच्चा बोल देगा नहीं सर अब ज्योग्राफी शुरू कर दो, रोज रोज मेरे को नए सजेशन आते हैं। कोई बोलता नहीं उधर से स्टैटिक शुरू कर दो, कोई बोलता करंट अफेयर मैंने बनवा के रखे हो, मैं करंट अफेयर नहीं बना पा रहा। भाई मैं बंदा एक ही हूं ना, दिक्कत ये है। इन सेशन में बहुत जान लग रही है मेरी, मैं चाह रहा हूं कि कुछ भी छूटे ना आपका, एक ही बार में कवर हो जाए, है ना। तो सेशंस में इतनी जान लग रही है, इतनी मेहनत लग रही है कि भाई भूखे पेट इतने इतना टाइम में बैठ के काम करता हूँ। दिन में पहले 3 बार खाता था, अब 2 बार कर दिया खाना भी। सच बता रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा आपको। अब मानो कोई ना मानो, लेकिन सच बात यही है। ठीक है, रेटिंग की बात कर रहे हो भाई, एक काम कर दिया करो यार, जो प्ले स्टोर पे जाके ना, ये जो प्ले स्टोर है अपना, है ना, तो ये जीवी कक्षा एप्लीकेशन यहाँ पे सर्च करना। जीवी कक्षा एप्लीकेशन में एक बार सर्च करके ही दिखा देता हूँ यार। इतना सा काम कर दिया करो, लोगों को पता क्या होता है कि ये देखो मैं अभी बताता हूँ आपको, है ना। तो ये जीवी कक्षा एप्लीकेशन है ना, यहाँ पे जाके इसको 5 स्टार की रेटिंग कर देना यार। इतना सा काम कर दिया करो अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा कंटेंट दमदार है ना। लोग ऐसी फालतू में स्कैम चिल्लाने लग जाएंगे, ये कर लें वो कर लें, 4 दिन का सब्र नहीं करेंगे, लेकिन नेगेटिविटी इतनी फैला देंगे, है ना। तो अब उसका तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, क्या कर लूंगा मैं। अब किसी के मुंह पे ताले नहीं लगा सकते। बाद में लोग आके सॉरी भी बोल जाएंगे और हमने कमेंट भी डिलीट करना जरूरी नहीं समझेंगे। पता क्या बोल के जाते हैं, सर हमें समझ नहीं आ रही हम कमेंट को डिलीट कैसे करें। फिर किया क्यों था। तो बहुत सारा झेलना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। मैं मेरे साथ भी हो रही है, मैं क्या क्या बताऊं तुम्हें। तो ठीक है भाई, मैं कर रहा हूं कोशिश चीजों को लाने में। हाँ, छावा का ट्रेलर कृष्णा भाई तुमने बोला था, मैंने देखा, मजा आ गया यार, गूज बम्प आ गए यार। सच में बहुत तगड़ा ट्रेलर बनाया यार। हालांकि वो मूवी पहले बन चुकी है, वो जो धृतराष्ट्र का रोल करता था ना बंदा महाभारत में, उसने बनाई थी वो मूवी, लेकिन उसकी उतनी बढ़िया नहीं है। ये जो विकी कौशल वाली आ रही है छावा वाली, मैंने देखा कल ट्रेलर, सच में यार बा कमाल ट्रेलर था यार, मजा आ गया। मतलब एकदम गूज बम्प आ गए। मैं मोस्ट प्रोबेबली जिस दिन आएगी, शायद 14 को आ रही है, पहले ही दिन फर्स्ट शो देख के आऊंगा। मैं अपना रिव्यू दूंगा तुम्हें, है ना, यहाँ आके। अब हिस्ट्री की बात चल रही है तो उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। जब मैं देख के आऊंगा तब बनाऊंगा। तो सच में बहुत मजेदार है। क्या बोल रहे हैं, संगम एज वाली क्लास जो है पेड बैच में अपलोड नहीं है। संगम वाली शायद छूट गई है क्या, मैं देख लूंगा, मैं चेक करवा लूंगा। अगर छूट गई है तो मैं अपलोड करवा दूंगा। कल रात क्या सुबह के 5 बज गए मेरे को ये सब काम करवाते करवाते, है ना। टीम वाले तो होते भी नहीं, मैं खुद ही लगा हुआ था कल, है ना। कि मैंने कहा सुबह के 5 बज जाए चाहे कुछ हो जाए, मैं डाउनलोड कर करके सारी चीज़ें सब सेट कर करके वहाँ पे मैंने डाली हैं। तो वो बड़ी मुश्किल होता है। आपको क्या लगता है कि एक ही दम में डल जाता है। इतना तेज तेज नेट भी नहीं चलता ना भाई, नेट भी तो बीच में धोखा दे जाता है। 10-10 बार उनको अपलोड करना पड़ता है, बहुत ड्रामे रहते हैं। लेकिन मैंने करा कल, मैंने कहा करके रहूंगा इसको तो मैं। अगर आज ऑर्डर किए तो 2-3 दिन में टेलीग्राम जीवी विटमूवर जो है हमारा चैनल है, उसके ऊपर जो है तुम्हारी ट्रैकिंग आईडी डाल देंगे। जितने भी लोग हो, एक हमारा चैनल है टेलीग्राम के ऊपर ये वाला, ठीक है। ये जो टेलीग्राम पे चैनल है, टेलीग्राम जीवी विटमूवर के नाम से है, इसको फॉलो करके रखो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डलवा दूंगा, कोई भी बच्चा इसको स्किप नहीं करेगा, ठीक है।
यहाँ पे सब कुछ, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्लास की इंफॉर्मेशन है, कोई ज़रूरी सूचना होती है, मैं सब यहाँ पे टेलीग्राम पे एक्टिव रहता हूँ। मैं बहुत बार तो खुद डाल देता हूँ, कई बार टीम डाल देती है, तो मैं बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव रहता हूँ टेलीग्राम पे, है ना। तो मैं तुरंत तुरंत वहाँ पे बता देता हूँ, तो इसलिए जो है वहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव रहिए, आप भी फॉलो करके रखिए। वहाँ पे मैं ट्रैकिंग्स भी डाल दूंगा। कहते हैं एंशिएंट में गुप्ता कहाँ गया? गुप्ता जो है अब पेड़ में गया, मैंने तुम्हें बोला भी था कि कर लो। अब एक जो पूरी की पूरी कंपाइलेशन आएगी उसमें देखना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, वायरल लिंक तो क्या हो गया? सुरेश भाई बोल दिया है। नहीं, मैं किसी की भी कॉल नहीं उठा रहा हूं। मैं तुम्हें सच बताऊं, मेरे मैसेज तुम देखोगे ना, तुम्हें शायद मजाक लगता है ना। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम्हें मजाक लगता होगा कि मैं झूठ बोलता हूं। ये देख लो कितने हरे आ रखे हैं यहाँ पे, देख लो। इतने लोग हैं भाई, मैं इनके जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। इतने लोगों के मैं दूं कैसे जवाब? मेरे को सोच के बताओ। और ये एक कॉल नहीं आती है मेरे को, 1000 कॉल कर रहे हैं लोग यार। एक बंदा 100 कॉल करता है। मैं जेन्युइन लोगों के भी रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। मैं किसी के रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ भाई, मैं मेंटली अपसेट हो जाऊंगा। इतने लोग को देखने लग गया। हमारी टीम वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि सर हम नहीं कर पाएंगे ये काम। तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लो। मैंने बोल दिया है, मैंने बैक एंड पे बोल दिया तुम्हारा काम हो गया है। मैंने दिखा तो दिया भाई, नए लेबल्स दिखा दिए, नई दोबारा भेज दी। किसी को 2 किताब मिल जाए तो अपनी ईमानदारी दिखा देना भाई। यही किया मैंने अंत में जाके। मैंने सोचा कि ठीक है भाड़ में जाए सब कुछ, 2-2 भेज देते हैं। अब उस बच्चे को कि वो है, अपनी ईमानदारी है कि बता देगा कि भैया 2 आ गई हैं सर गलती से, तो आप एक वापस कर लो, है ना। खुद बता देना। अब मैं क्या कर सकता हूँ यार इसमें। चलो एक चोला एम्पायर की मैं डालूंगा मैराथन। जितने भी लोगों सपोर्ट करना यार, इतना तो सपोर्ट मेरे को लगता है कि करना चाहिए। चोला एम्पायर वाली क्लास जो मैं मैराथन बना के पूरी की पूरी डालूंगा ना, जिस दिन छुट्टी करूंगा ना मैं, उस दिन वो चोला एम्पायर वाली डाल दूंगा, ठीक है। तो कल क्लास करने के बाद परसों की छुट्टी करेंगे, और परसों को जो है मैं चोला एम्पायर की डाल दूंगा। ये काम कर लेते हैं, ठीक है। तो वो उस दिन का स्लॉट खाली रहेगा, तो उस दिन आप देख भी पाओगे उसको। तो वो देख लेना उसको, फिर बाद में छोड़ मत देना। फिर आप करोगे तो शेयर भी कर देना तुरंत अपने दोस्तों तक, ताकि आप उसको देख पाओ, है ना। सब लोग उसको ऑनलाइन ही देखेंगे, मैं ऑनलाइन रखूंगा उसको, ऐसा नहीं कि उसको डिलीट करूंगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं वीडियो को प्राइवेट मत करना। ठीक है भाई, नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को डेली लाइव चाहिए हो। कंडीशन यही है कि इन वीडियोस को मैं प्राइवेट तब तक नहीं करूंगा, अगर तुम लाइव आओगे तो नहीं करूंगा। लाइव नहीं आओगे तो मेरे को ही नहीं मजा आएगा पढ़ाने में, तो फिर मैं क्यों इतनी एनर्जी लगाऊंगा, कि इतनी जान लगाऊंगा। आप पीछे से देखते भी रहते हो बाद में, तो ठीक है, वो आपकी आई अग्री, है ना। लेकिन इतना तो सपोर्ट मुझे चाहिए कि आप लाइव में आओ डेली। डेली उतने बच्चे आएंगे, मेरी आपसे जान पहचान बढ़ेगी, मैं खुश भी होऊंगा कि हाँ ये हैं हमारे बच्चे जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, है ना। तो आप डेली आओगे तभी ये चीज़ करूंगा मैं। तो मैं रहने दूंगा, कंप्लेंट आईडी वाला डाल दूंगा, पूरी लिस्ट डाल दूंगा। प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। आज कल में मैं सब कर दूंगा, सॉल्व करवाया है। बैक एंड पे काम को करना जरूरी है, एज कंपेयर टू कि मैं तुम्हें लिस्ट दे दूं। लिस्ट दे भी दूंगा, फिर वो नोट फाउंड आएगा, क्या करोगे? इससे अच्छा कि पहले मैं भेज तो दूं, सारे के सारे करवा तो दूं अच्छे से। ये क्या कहना है? स्टैटिक की बुक मई से पहले कोशिश है, हाई कोशिश, बहुत ज़्यादा कोशिश है कि मई से पहले मेरी स्टैटिक की किताब आ जाए। और जो स्टैटिक की किताब जब आएगी तो फिर देखना आप रिकॉर्ड खड़े होंगे। आपने आज तक ऐसी स्टैटिक की किताब नहीं देखी होगी। मैं लिख के देने को तैयार हूं। मैं जो बना रहा हूं ना, वो अभी तक आपने सोचा नहीं होगा कि आज तक किसी ने नहीं मेहनत की, लोगों ने सिर्फ लूटा है ना। कि सिर्फ आपको यकीन भी नहीं होगा, ब्लैक एंड व्हाइट पेज दे दो, है ना, और 50-60 रुपए में वो किताब छपके, और जो है उसी किताब को लोग 250-300 रुपए में बेचेंगे, और बच्चे को लगता है कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं मास्टर जी। लेकिन उसमें कोई मेहनत मेरे को दिखाई नहीं देती लोगों की। अभी मैं जो लेके आऊंगा ना, उसमें आपको मेहनत दिखाई देगी, है ना। किताब के अंदर मैं बिल्कुल ये नहीं सोचता कि इसमें पेज कितने जाएंगे। अब पेज ज्यादा जाएंगे तो किताब महंगी भी होगी, लेकिन दिक्कत मेरी ये है कि मैं सोचता ही नहीं इतना कि ये किताब कितनी महंगी होगी। मैं ये सोचता हूं कि भैया मेरे को सब कुछ डालना है जो काम की चीज है, पेपर में आएगी। कल को बच्चा नहीं तो मेरे को बोलेगा कि नहीं आपने तो ये डाला ही नहीं, आप तो गलत कंटेंट पढ़ा रहे हो। मैं ये नहीं सुन सकता अपने कंटेंट के बारे में। किताब महंगी चलेगी यार, 50-100 रुपए किताब महंगी हो जाती है, उसका वेट बढ़ जाता है, और ऑब्वियसली बात है पार्सल के पैसे बढ़ जाएंगे, उसके प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अब क्या कर सकते, उसकी बाइंडिंग कॉस्ट अगर थोड़ी सी भी मोटी हो जाए किताब, तो बाइंडिंग वाला अलग से कि भैया नहीं नहीं इसमें बाइंडिंग कॉस्ट बढ़े। तो वो सब चीजें मैं क्या कर सकता हूं, है ना। मैं सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दे रहा हूं, मैं किताब को सस्ता महंगा करने पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो आप इतना समझ के चलिए कि किताब जब भी आएगी अच्छी आएगी। बेशक से 2-4 रुपए महंगी होगी, है ना, पर होगी कलरफुल, अच्छी बढ़िया रहेगी, सारा कंटेंट पूरा हो जाएगा। तो वही मेन है। चलो ठीक है, मैंने मैक्सिमम लोगों के रिप्लाई कर दिए हैं। नहीं करूंगा प्राइवेट, पर उसके लिए ये कह रहे हैं सर कॉल्स के लिए मुझे लगा दो, मैं आपकी हेल्प करूंगा।
ठीक है भाई, फिजिकल भाई मेरे को एक बार व्हाट्सअप कर देना, मैं देखता हूँ, अगर मेरे से नहीं संभलेगा तो मैं किसी ना किसी आप में से बंदे को रख लूंगा इस काम के लिए, है ना। तो आप मेरे को बता देना, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना एक बारी, आपका नाम फिजिकल लिख के ही करना, फिर मेरे को ध्यान रहेगा, वैसे फिर नाम नहीं याद रहेगा। चलो ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप, बस बुक बनाओ, खरीदना कितने का भी है हम खरीदेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जेन्युइन कॉस्ट रखूंगा, ऐसा नहीं कि मेरा बिल्कुल मोटिव नहीं कि किसी बच्चे का किसी भी तरीके से शोषण किया जाए या खून चूसा जाए। अगर मैं कल को फ्यूचर में कोई किताब सस्ती भी करता हूं तो उसके पीछे का कारण यही होता है कि मेरे को बहुत बल्क में छपवानी पड़ेगी। अब मैं उसको किताब को 40-50 हज़ार का ऑर्डर दे दूं है, 40-50 हज़ार किताबें का ऑर्डर देने के बाद सोचो वो कितनी महंगी हो जाएंगी। इतने पैसे भाई, मैं वो मास्टरों में से नहीं है जो बच्चों का खून चूस चूस के जिसने करोड़ों की संपत्ति बना ली, मैं नहीं हूं वैसा, मैं आप ही लोगों जैसा हूं, है ना। तो मैं 40-50 हज़ार किताबों का ऑर्डर नहीं दे सकता हूं कि मैं उस किताब का सस्ता कर दूं। तो जितना मेरे से बल पड़ता है मैं कर रहा हूं, है ना, और कोशिश कर रहा हूं कि बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिल जाए। और बिल्कुल भी ये हसरत नहीं है कि मेरे को हर किसी को ही अपनी किताब देनी है, मेरे को है कि जो पढ़ने वाला बच्चा बस वो मेरी किताब ले और वो पढ़े और सेलेक्ट हो, बस कल को याद करेगा कि हाँ सच में हमने मेहनत की थी और उसका सिलेक्शन हो गया, तो मन खुश होता है यार। अभी मेरे को लेटेस्टली नारकोटिक्स वाले बहुत सारे बच्चे मिले, है ना, तो मैं गया था एक फंक्शन में, स्पोर्ट्स मीट में, गवर्नमेंट की हुई थी, है ना, तो वहाँ पे वो मिले, मेरे को बहुत खुश हुए, है ना, मेरे को देख के, है ना, तो मैंने उनसे मिला, वो नारकोटिक्स में कितने बच्चे सिलेक्ट हो गए हमारे, है ना। मैं पहले नहीं मिला था, वो मेरे को सिर्फ ऑनलाइन मेरे से पढ़ रखे थे ऐसे, है ना। तो मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता इस चीज़ में कि मेरे को कोई किसी से प्रमोशन करनी, मैंने उसकी पोस्ट भी नहीं डाली, हालांकि वो कह रहे थे कि सर डाल देना, तो मैंने कहा ठीक है भाई डालता हूँ मैं, है ना। तो इस तरीके का रहता है। चलो ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, मैं जी जान से आप लोग के लिए मेहनत करता रहूंगा। बस ये जो लाइक शेयर सपोर्ट वाली चीजें हैं, दूसरे लोगों को बताने की बात है, ये आप ही बताइए, अपने सब दोस्तों को बताइए, ठीक है, कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं और इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे डिस्क्रिप्शन में जीवी कक्षा ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड करके रख लेना, अब ये लंबे समय के लिए आपके पास रहेगी आप, और इसमें बहुत कुछ कंटेंट जो है नया नया डलता रहेगा ताकि आपकी मदद होती रहे। बस बदले में इतना ही चाहिए, एक तो जीवी कक्षा ऐप को 5 स्टार की रेटिंग और एक पॉजिटिव कमेंट कर देना, है ना, ताकि जो लोग फालतू में भरे होते हैं अंदर से उल्टे पुल्टे कमेंट कर देते हैं, जिनको पता भी नहीं होता कि कोई इंसान इतनी मेहनत कर रहा है ना, तो वो कर देते हैं। अब इसका कोई इलाज तो है नहीं है, तो आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ उस नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं, है ना। अब मैं इतने लोग को पास जाके नहीं बोल सकता हूं, पर आपको बोल सकता हूं, तो आप प्लीज इतनी हेल्प मेरी जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलेंगे, कल सब लोग आएंगे लाइव, है ना, तो कल जो है और बढ़िया तरीके से मजेदार सेशन हम रखेंगे। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। थैंक यू सुमित भाई, थैंक यू भाई।